Hello everyone, this side Anurag Chauhan welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce. So guys, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका लास्ट एग्जाम बचा है सेकंड ईयर का बीकॉम और बीबीए वाले बच्चों का इग्नू यूनिवर्सिटी का। अगर आप ड्यू से हैं, सोल से हैं तो मेरे को पता नहीं, बट इग्नू का आपका लास्ट एग्जाम है जो 21 आपको जुलाई को है। BPAS 184 लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। गाइज मैं इसकी वीडियो नहीं बनाने वाला था सच बताऊं तो, बट मेरे को इतने सारे आपकी कमेंट्स मिले कि प्लीज BPAS का वन शॉट ले आओ, प्लीज वन शॉट ले आओ। व्हाट्सएप पे भी मेरे को DMs आए कि भैया प्लीज उसका वन शॉट करा दो। आप कराते हो तो एक अच्छा सा क्लैरिटी मिल जाती है माइंड में कि हाँ ये है और हम इसे बना के लिख सकते हैं। सो मेरे को इतने सारे कमेंट्स किए उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप मेरे को मेरे पढ़ाने को मतलब अच्छा लग रहा है आपको मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो मैं आपके लिए ये वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको मैं आज दे दूंगा, 18th को ही दे दूंगा मैं। तो आप इसे कल 19th को 20 को अच्छे से एक दो बार देख के PDF आप मेरे से व्हाट्सएप पे से ले लेना। नंबर है मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ 9717132474। आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको ये PDF दे दूंगा। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो इसके 10 क्वेश्चन है मैंने आपको सुबह व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भेज दिए थे। ये वाला पेज जो है कि मैंने इसके 10 क्वेश्चन जो हैं 10 ईयर के PYQ से और 5 साल के असाइनमेंट से निकाले हैं। तो आप ये सारे अगर क्वेश्चन कर लोगे तो आपके इजीली 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होने वाला है। तो आपको किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये 50 मार्क्स का है इंग्लिश की तरह। ये टोटली एक लॉजिस्टिक्स पे बेस करता है। लॉजिस्टिक मतलब जितने भी आपने जैसे जो भी आप मिंत्रा से सामान मंगाते हो आपको कैसे डिलीवर हो रहा है, अगर लेट हो रहा है तो क्यों लेट हो रहा है, वो यहाँ से निकलने के बाद आपके घर तक पहुंच रहा है, ये सारी चीजें लॉजिस्टिक्स के अंदर ही आती हैं। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको। एक एक चीज मैं आपको विद एग्जाम्पल्स क्लियर करूंगा कि आपको मन में पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये चीज ये है और हम ऐसे बना के लिख सकते हैं। सो आई थिंक यही चीज थी मेरे को बतानी थी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द लॉजिस्टिक एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल। एक्चुअली में ये साइकिल कैसे वर्क करती है विद एग्जांपल्स हम इसे समझते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये मैंने क्वेश्चंस आपको सुबह दे दिए थे व्हाट्सएप पे, तो अगर आप व्हाट्सएप में ज्वाइन नहीं हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का भी व्हाट्सएप का सबका लिंक मिल जाएगा। आप सब में ज्वाइन हो जाओ फॉर द नोटिफिकेशन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो ना बनाऊं तो मैं क्वेश्चन एनालाइज करके क्वेश्चन डाल देता हूं, तो आप ये क्वेश्चन आपने आप भी ChatGPT से या कहीं से भी जहां से आपका मन करे क्लियर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टडी स्मार्ट कॉमर्स पर हैं आप और आपने देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी स्मार्ट कॉमर्स क्वेश्चन 1 के साथ। मैं आप अनुराग चौहान आपके साथ बना हुआ इस वीडियो में। चलो, द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल। अब आप थोड़ा मतलब रिलैक्स होकर बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस में नहीं। अगर आप एक चीज प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कि आपने सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है, सब कुछ पढ़ लिया तो भी अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो के बाद एक चीज प्रॉमिस है बॉस कि आपने ये वीडियो देख लो, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। पूरी चीजें आपके दिमाग में ऐसे घुसा दूंगा कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट आपको नींद नींद में पूछेगा ना कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है, तो भी आप बता दोगे कि प्लान होता है, फिर सोर्स, फिर मेक, फिर डिलीवर, फिर रिटर्न, कुछ भी चीजें होंगी आप बता दोगे। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल इज द फ्रेमवर्क दैट मैनेज हाउ प्रोडक्ट्स आर प्लान्ड, created and moved to the customers. It consists of 5 tightly integrated stages. Integrated मतलब होता है आपस में एक दूसरे लिंक। इसमें 5 स्टेप्स हैं मेन, जो 5 स्टेजेस हैं। अब पहले समझते हैं कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल एक्चुअली होती क्या है। बहुत सिंपल है। साइकिल एक ऐसी चेन है जो रॉ मटेरियल होता है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा सा उसके लिए, एक सेकेंड, थिकनेस कम करेंगे। हाँ, जो रॉ मटेरियल होता है मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल से जो फाइनल गुड जो कस्टमर होता है उसको पहुंचाने तक की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सारी की सारी आपकी, अरे यार, सारी की सारी आपकी द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपकी जो मेन स्टेज होती है वो 5 होती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, सबको एक एक करके पढ़ना। पहली आपकी प्लान, डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग एंड अलाइनिंग इन्वेंट्री विद सेल्स टारगेट। मतलब प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। इसमें कंपनी मार्केट रिसर्च करती है कि आगे चलकर कितने सामान की उन्हें जरूरत पड़ने वाली है, कितनी उनको डिमांड आने वाली है, और उसी हिसाब से उस स्टॉक को तैयार करते हैं। उसी हिसाब से जैसे 1000 टी शर्ट बनानी है या 500 केक्स बनाने हैं, कुछ भी चीजें बनानी है तो वो चीजें प्लान करते हैं बेस्ड ऑन देयर फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के मतलब आगे आने वाली चीजों का बारे में अजम्पशन बनाना विद प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि धूल में लट मार देना कि यार मैं ना क्या करता हूँ, मैं संडे को चार केक ज्यादा बना दूंगा। क्यों बना दोगे भाई? आप वो चीज एनालाइज करते हो कि संडे को ना क्या होता है, बच्चे फ्री होते हैं और छुट्टी होती है तो मोमोज ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए आप मोमोज की ज्यादा प्लेट बना रहे हो, ये मोमोज आपने हाई क्वांटिटी बना दी। ये सारी चीजें प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका सोर्स मतलब होता है कि माल को खरीदना, इवेल्युएटिंग वेंडर्स, प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रॉ मटेरियल डिलीवरी। मतलब
सही सप्लायर को ढूंढना, उनसे रेट नेगोशिएट करना और क्वालिटी रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री तक मंगवाना आपका सोर्स के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आपका, जब आपके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा तो सीधी सी बात आप वो बनाओगे। मेक, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड पैकेजिंग। मतलब मेक का मतलब होता है उत्पादन। अगर आप जैसे हिंदी वाले बच्चे भी होंगे हमारे साथ तो मैं उस वो वर्ड हिंदी में भी बोल रहा हूँ ताकि क्या कि उनको क्लैरिटी मिल जाए। मेक मतलब उत्पादन। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल में बदलना, पैकेजिंग करना, उस पर बार कोड लगाना, उस पर स्कैनर लगाना, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना, एक्सपायरी डेट लिखना, ब्रांड का नाम लिखना, ये सारी चीजें आपकी मेक के अंतर्गत आती हैं। अब जब आपका जो गुड्स है वो बन के तैयार हो जाएगा तो सब, अब आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप उसे बेचोगे कस्टमर को। सो वो आता है डिलीवरी के अंदर, फ्राइट मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग एंड लास्ट माइल डिलीवरी। अब आपको डिपेंड करता है कि आप ट्रांसपोर्ट से कर रहे हो, शिप से कर रहे हो, एरोप्लेन से कर रहे हो। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स। ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउस एंड डिलीवरी एजेंट्स का नेटवर्क सेट करना ताकि सामान कस्टमर तक टाइम पर पहुंच सके, विद इन टाइम। और जैसे डिलीवरी अगर लेट हो जाती है तो इससे फर्क किसको पड़ेगा? अब मान लो कि 3 जुलाई को ना मेरा एक फंक्शन है जिसके लिए मैंने एक शर्ट ऑर्डर की है मिंत्रा से 31 जून को, 30 जून को, सॉरी 30 जून को। अब उन्होंने दिखा रहे थे कि 1 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, वो डिलीवरी हुई 4 जुलाई को। तो आप खुद बताओ कि मैं उस शर्ट का क्या करूंगा जब मैंने जो वो फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए मंगाई थी वो फंक्शन ही जा चुका है। दैट्स वाई डिलीवरी में अगर थोड़ा सा भी डिले आ जाता है तो इनकी पूरी की पूरी चेन हिल जाती है। अब नेक्स्ट आपका रिटर्न, अगर मैनेजिंग डिफेक्टिव आइटम्स, रिफंड एंड रिसाइकलिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिटर्न को ही रिवर्स लॉजिस्टिक्स कहते हैं हम। अब इसमें क्या होता है कि मान लो जो मैंने शर्ट मंगाई थी वो एम मंगाई थी, बट वो बाय एनी हाउ एल आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा। रिटर्न करने के बाद मैं रिफंड लूंगा अपना, या मेरे को एम चाहिए, वो मेरे पर डिपेंड करेगा कि मैं शर्ट के बदले एम शर्ट लूं या मैं शर्ट के बदले मेरा फंक्शन जा चुका है तो मैं उसका रिफंड ले लूं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर हु बाय बॉट द प्रोडक्ट। ये आपके 5 स्टेप होते हैं: प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करना है विद पॉइंट्स। अब आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? मैंने प्रॉपर रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, इसमें से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब मान लो एक नैना है, नैना नाम की एक लड़की है जो एक प्रीमियम क्लॉथ ब्रांड रन करती है, जिनका मान लो कोई लोगो है, ऐसे उनका लोगो है, ठीक है? ये नैना का लोगो है जो शर्ट वगैरह पे लगाती हैं, क्लोथिंग ब्रांड है उनकी, जिसके अंदर वो टी शर्ट बनाती हैं, शर्ट्स बनाती हैं, कैप्स बनाती हैं एंड और गारमेंट्स बनाती हैं। सो प्लान्स का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान? अब यहाँ पे प्लान का मतलब है कि शी यूज हिस्टोरिकल डाटा, मतलब उन्होंने पिछले साल का डाटा यूज करा टू प्रिडिक्ट शी विल नीड 1000 ड्रेसेस फॉर द अपकमिंग फेस्टिव सीजन। अब उन्होंने 2025 की दिवाली के टाइम पे देखा कि उन्होंने 800 850 के करीब में मतलब ड्रेसेस बनाई थी जो सारी की सारी सोल्ड आउट हो गई थी। स्टिल कस्टमर्स आए जा रहे थे तो उनको लगा कि यार 100 150 टी शर्ट्स, जो भी शर्ट टी शर्ट कुर्ता वगैरह जो भी थे, वो ड्रेसेस और बिक जाती। तो उन्होंने क्या करा, उसी हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे एक प्लान सेट किया कि मैं इस बार 1000 ड्रेसेस अपकमिंग फेस्टिव सीजन दिवाली के लिए बनाऊंगी एट एनी हाउ। अब इसके लिए वो क्या करेंगी? इसके लिए वो सोर्स, शी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद निकू। निकू एक होलसेलर है जो फैब्रिक सप्लायर के टू बाय हाई क्वालिटी सिल्क। अब नैना ने क्या करा, उन्होंने निकू से कांटेक्ट किया कि उनको सिल्क चाहिए हाई गुड, वेरी गुड क्वालिटी एंड इन बल्क, बिकॉज वो 1000 ड्रेसेस बना रही हैं तो उनको वो बहुत जरूरी चाहिए होगा। इफ निको डिलीवर्स लेट द होल टाइमलाइन शिफ्ट्स। अब आप खुद सोचो कि जिस सिल्क से ड्रेसेस बनेंगी अगर निको उसको ही लेट कर देती है तो उनका तो पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा 1000 ड्रेसेस बनाने का। बिकॉज निको ने तो मटेरियल ही डिले कर दिया ना, तो इस वजह से निको को वो टाइम पर डिलीवर करना पड़ेगा ताकि सारी चीजें स्मूथली चलती रहें। अगर इसमें डिलीवर नहीं करेंगे तो टाइमलाइन पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी, उनको प्लान शिफ्ट करना पड़ेगा, जो भी करना पड़े। इट डिपेंड्स ऑन नैना, ठीक है? अब नाउ मेक। मेक के अंदर क्या आता है, जब नैना वर्कशॉप प्रोसेस टू द फैब्रिक इनटू फिनिश गुड्स। अब जब ऊपर निको ने क्या करा, उनको पूरा का पूरा माल डिलीवर कर दिया, सारा सिल्क डिलीवर कर दिया, जो भी और चीजें चाहिए थी। इस प्लान के बाद मतलब निकू ने वो क्या करा, डिलीवर कर दिया। अब क्या करेंगे, मेक के अंदर कपड़ा आने के बाद नैना के जो टेलर्स हैं वो ड्रेस को साइड साइड सिल्ट करेंगे। सिल्ट मतलब होता है सिलना, SILTE, सिल्ट मतलब होता है सिलना। अब नैना के जितने भी वर्कर्स हैं जो भी हैं वो रॉ मटेरियल को, फैब्रिक को फिनिश ड्रेसेस में कन्वर्ट करेंगे। अब ये होने के बाद अब डिलीवरी होगी। अब डिलीवरी के अंदर शी हायर अ कुरियर सर्विस टू डिलीवर अ फिनिश ड्रेस टू ध्रुव। अब मान लो ध्रुव कोई कस्टमर है जिन्होंने नैना से ऑर्डर प्लेस करा है एक कुर्ते के लिए, मान लो दिवाली का टाइम है और ध्रुव ने M साइज का, हम यहाँ पे प्रॉपर समझते हैं ना इसको, मान लो ध्रुव ने M साइज का प्रॉपर नैना के ब्रांड से प्रॉपर एक कुर्ता ऑर्डर किया है जो 3 नवंबर को वो पहनने वाले हैं दिवाली के टाइम पे। उन्होंने ये 1 नवंबर को ऑर्डर किया था और वहां पे दिखा रहा था कि 1 to 2 डेज डिलीवरी, तो उन्होंने सोचा कि दिवाली तक तो आ ही जाएगा, तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया।
अब नैना का क्या काम है कि नैना के जो डिलीवरी पार्टनर्स है, जो भी नैना ने चूज किए हैं, या नैना खुद ही डिलीवर कर रही है अपनी पूरी टीम के साथ, या वॉट एवर इट डिपेंड्स ऑन नैना। सो वो प्रोडक्ट जो है, वो कुर्ता जो है, ध्रुव को अगर 3 तारीख के बाद 4 नवंबर को ऑर्डर डिलीवर होगा तो उसका कोई भी यूज नहीं है, बिकॉज दिवाली तो 3 तारीख की है। और ध्रुव ने वो जो कुर्ता है वो 3 तारीख के लिए मंगवाया था, ना कि 4 तारीख के लिए। सो अगर यहाँ पे ये चीजें होती है तो इससे पूरी पूरी रेपुटेशन जो नैना की होती है वो ध्रुव के या किसी भी कस्टमर की नजरों में वो एक तरह से मतलब खराब हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे लिखा था 1 to 2 days और वो नहीं हो पाया, बिकॉज एनी बाई एनी रीजन, चाहे बारिश आ गई है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इट्स ये सारी चीजें डिलीवरी के अंदर आती हैं कि आपने अगर इतना टाइम दिया है तो वो करो। अब रिटर्न के अंदर क्या होगा, अब जैसे मान लो ध्रुव ने क्या करा था, ध्रुव ने एम साइज का कुर्ता ऑर्डर किया था और जो 4 जुलाई को उनको कुर्ता रिसीव हुआ वो एल साइज का हो गया। तो द ड्रेस इज वर्क रॉन्ग साइज, सो ध्रुव सेकंड इट बैक, नैनाज टीम मस्ट इंस्पेक्ट। अब वो इंस्पेक्ट करेंगे कि ध्रुव ने उसे पहना तो नहीं है, ध्रुव के किसी भाई ने तो उसे वेयर नहीं कर दिया, उस पर कोई स्टेन तो नहीं है, उस पर कोई दाग तो नहीं है, धब्बे तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो उसको ध्रुव को रिफंड दे देंगी, जो नैना होंगी वो ध्रुव को रिफंड दे देंगी 199, जितने का भी 1999 जितने का भी वो कुर्ता होगा, वट एवर द अमाउंट, जो नैना की फाइनेंस की टीम होगी वो ध्रुव को इंस्पेक्शन के बाद सारा का सारा पैसा ध्रुव को रिटर्न कर देगी। अब इस डिपेंड करता है कि ध्रुव को एम साइज का कुर्ता चाहिए, बिकॉज दिवाली तो जा चुकी है। तो ये डिपेंड करेगा ध्रुव पे कि उनको कुर्ता चाहिए या फिर उनको अपने पैसे चाहिए। सो ये होता है पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट साइकिल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैंने। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लेना, अच्छे से मैंने एग्जाम्पल समझाया आपको एक हंसी वे में, बट आप इसको समझ जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एन LIS इज द डिजिटल नर्वस सिस्टम ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। इट कंबाइंस हार्डवेयर जिसके अंदर बारकोड आता है, स्कैनर आता है, GPS आता है, ट्रैकर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, ERPS आता है, एंड डाटा के अंदर आता है कस्टमर्स ऑर्डर एंड ट्रांजिट लॉग्स। अब बेसिकली जो लॉजिस्टिक LIS है, ये एक डिजिटल सिस्टम या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो पूरी की पूरी लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। अब इसका रोल क्या होता है, टू एलिमिनेट ब्लाइंड सपोर्ट स्पॉट्स बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम डाटा टू डिसीजन मेकर्स। मतलब इसका मेन काम होता है कि जो मैनेजर्स के दिमाग से कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म कर देना और उन्हें लाइव डाटा देते रहना कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर है, कौन से ट्रक में कितना माल है, कौन से वेयर हाउस में कितना माल बचा हुआ है, ये सारी चीजें देने का काम होता है LIS, लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ऑर्डर ट्रैकिंग करना, इन्वेंट्री लेवल अलर्ट देना, रूट ऑप्टिमाइज करना, ट्रक्स के लिए ऑटोमेटेड बिल जनरेट करना, मतलब ऑटोमेटिक स्टॉक अलर्ट देना, शॉर्टेस्ट डिलीवर रूट कैलकुलेट करना और ऑर्डर्स को रियल टाइम ट्रैक करना कि ऑर्डर्स कहाँ पर पहुंचे हैं। अगर मैं कस्टमर हूं, मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, तो वहां पे मेरे को ऐसे की लिंक आती है ना ट्रैक नाउ की, मैं उस पर क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर क्लिक करके देख सकता हूँ कि मेरा ऑर्डर अभी यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा रूट है, यहाँ पे मेरा घर है और मेरे को ऑर्डर डिलीवर होने वाला है। तो मैं पूरी ये चीजें देख सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ LIC। जैसे आप कोई जोमेटो से कुछ खाना वगैरह मंगाते होगे तो उसमें प्रॉपर आपको दिखाता है ना कि जो आपका जोमेटो राइडर है वो यहाँ पे आ चुका है, ऐसी गली से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और आपके जो घर के अंदर एंटर होता है तो दिखाता है इन योर एरिया नाउ। तो ये सारी LIS की वजह से पॉसिबल होता है। सॉरी, ओके। अब इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आप प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज LIS। मान लो ध्रुव ऑर्डर अ प्रीमियम स्मार्टफोन फ्रॉम एन ई-कॉमर्स स्टोर। मतलब ध्रुव नाम का कोई लड़का है जिन्होंने एक प्रीमियम स्मार्टफोन, एप्पल का आईफोन जो है वो ऑर्डर किया है किसी ई-कॉमर्स स्टोर से। जाके भी ला सकते थे इससे अच्छा तो, बट कोई नहीं, अब एग्जांपल है तो एग्जांपल की तरह लेंगे इसको। अब एज सून एज पेमेंट क्लियर, जैसे ही ध्रुव अपने उस फोन की पेमेंट क्लियर करेंगे, द LIS लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक सेंड एन ऑटोमेटेड ऑर्डर टू नैना द वेयर हाउस सुपरवाइजर। जो नैना है ये इसी वेयर हाउस की सुपरवाइजर है, टू प्रिंटिंग अ बारकोड लेवल फॉर हर। अब जैसे ही ध्रुव पेमेंट क्लियर करेंगे, LIS जो है वो एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा नैना को कि प्रिंटिंग अ बारकोड लेवल फॉर हर, कि ध्रुव ने एक ऑर्डर प्लेस किया है जिसका मॉडल नंबर एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स है, जिसका कलर ऑरेंज है, 1 TB है। ये सारी चीजों के साथ वो LIS नैना को एक प्रॉपर नोटिफिकेशन भेज देगा। अब नैना क्या करेंगी, नैना पैक्स द फोन एंड हैंडशेक द हैंडओवर टू निकू द डिलीवरी ड्राइवर। मान लो निकू नाम का कोई लड़का है जो कि डिलीवरी पार्टनर है नैना के साथ जो काम करता है, तो वो क्या करेंगे, उसे निकू को वो फोन हैंड ओवर कर देंगे। कि अब जैसे ही निकू स्कैन द बारकोड, जैसे ही निकू बारकोड को स्कैन करेगा विद हिज हैंडहेल्ड डिवाइसेस, ऑटोमेटिकली सेंडिंग इन लाइव जनरेशन GPS लिंक टू ध्रुव। अब जैसे ही वो उस बारकोड को स्कैन करेगा, ध्रुव को एक लिंक मिल जाएगी कि जो निकू है वो ध्रुव का जो ऑर्डर है उसे लेकर निकल चुके हैं, यहाँ पर है, या पूरा का पूरा उसको रूट दिखने लगेगा। पूरे के पूरे बेसिकली पूरे के पूरे मैप की ये चीज होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा, उस पूरे मैप के अंदर ये चीज होती है, पूरे के पूरे 28 स्टेट्स 29 स्टेट्स की अंदर ये चीजें चलती हैं।
ध्रुव कैन सी एग्जैक्टली व्हेन निकू एंटर्स हिज स्ट्रीट। अब जैसे ही निकू फोन को लेकर ध्रुव की स्ट्रीट में एंटर करेंगे, उसे तुरंत दी जाएगा कि हाँ भाई अब जो डिलीवरी पार्टनर है वो मेरा फोन लेके आ चुका है। और ये सारी चीजें आपकी पॉसिबल हो पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई मेरे किसी भी पार्ट में कमी लगती है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है, मेरे एग्जांपल्स में दिक्कत है, तो आप प्लीज डू कमेंट, प्लीज फील फ्री टू डू कमेंट्स। आप लोग इसे अपना ही चैनल समझे, मुझे अपना ही भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझना है आप समझे, और मेरे को कमेंट करके बताएं कि भैया मेरे को जो आपने वो वाली चीज समझाई ना वो समझ नहीं आई, तो मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा, प्रॉपर समझा दूंगा कमेंट में भी। मैं मतलब इतना तो कर ही सकता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कल चेक कर रहा था तो आपको बताऊं कि मैं 96% जो ऑडियंस है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, वो अनसब्सक्राइब ही देखते हैं। सो आई डोंट थिंक कि आपका एक सब्सक्राइबर को चला जाएगा, बट मेरा उससे बहुत कुछ आ सकता है, मेरा मोरल उससे हाई होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। सो दैट्स इट। Now moving to next question. Question number 3, customer service, customer satisfaction and customer success। ये तीनों ही अलग अलग पार्ट है, बट बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत से बड़े इंसानों को भी कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली व्हाट इज कस्टमर सर्विस एंड व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड व्हाट इज कस्टमर सक्सेस। अब इसे बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको कभी भी इसमें जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। These represent of the evaluation of how a company treats its clients। अपने एक कंपनी अपने क्लाइंट को कैसे ट्रीट करती है, ये उसी चीज की इवोल्यूशन है। अब जो इसमें कस्टमर सर्विस है, ये बेसिक चीजें हैं, मतलब बेसिक मतलब द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब वो पैसे वाली ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजेक्शन मतलब एक अलग ट्रांजेक्शन होती है। फुलफिलिंग बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रोमिसेस, लाइक फॉर एग्जांपल द ऑर्डर अराइव ऑन द एग्री डेट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वैसा का वैसा ही उतने टाइम में पूरा कर देना। जैसे हमने बोला कि ट्यूसडे को डिलीवर होगा, तो ट्यूसडे को ही डिलीवर कर दिया। इट्स कॉल्ड कस्टमर सर्विस। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कस्टमर पे ना खरीदने वाले पे, कुछ नहीं। 3 तारीख को बोला था, 3 तारीख को शाम को आपको आपके ऑर्डर हाथ में मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, द फीलिंग, एक जो इनर फीलिंग होती है ना, जो कभी कभी जो एक, आपको मैं बता दूं, ऑक्सीटोसिन नाम का एक वो होता है एसिड, जो आपकी को खुश खुश रखने के लिए जिम्मेदार है, जो आपके ब्रेन में बनता है अच्छे फूड की वजह से। जब आपकी फूड की क्वालिटी हाई होती है तभी वो ऑक्सीटोसिन अच्छा बनता है। तो आप अपने खाने को भी सुधारें, मोमोज मैदा वैदा ज्यादा ना खाया करें, ये भी आपसे थोड़ी सी इंतजा है, कि वो एक ही तेल में उसको तेल तलते हैं, और समोसा ब्रेड को भी उसी तेल को ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं, फ्रोजन फूड भी इतना ज्यादा मार्केट में है, आपको पता ही होगा। सो आवर क्वेश्चन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मीटिंग और एक्सीडिंग इमोशनल एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल, द ऑर्डर अराइव अर्ली, ब्यूटीफुल, रैप्ड एंड विदाउट डैमेज। मतलब समझो, कस्टमर की उम्मीदों से बेहतर काम करना। जैसे डिलीवरी की डेट थी 3 तारीख, डिलीवरी की डेट थी 3 तारीख, और मेरा माइंड प्रिपेयर था कि हाँ भाई 3 तारीख को मेरा ऑर्डर आने वाला है और मैं 3 तारीख को जाके उस ऑर्डर को रिसीव कर लूंगा। बट क्या हुआ, सेकंड को ही मेरा ऑर्डर मेरे पास आ गया, तो मेरा माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। जैसे ही मैं ऑर्डर देखा, मैं खुश हो गया कि वाह यार 3 तारीख को आने वाला था, इन्होंने मेरी ऑर्डर बहुत जल्दी कर दिया। तो मेरे मन में एक छोटा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा उस वेबसाइट के लिए, उस मिंत्रा के लिए, फिर किसी भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी भी उसके लिए, कि यार इन्होंने 3 तारीख का बोला था बट सेकंड को ही मेरे को ऑर्डर डिलीवर हो गया। इट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेकंड, मान लो जो मेरा ऑर्डर था, जैसे मैंने एक बर्थडे के लिए एक ड्रेस, किसी का जानने वाले का बर्थडे था, मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी, और उसमें मैंने ब्यूटीफुल रैप का सिलेक्ट किया था, उन्होंने उस ड्रेस को बहुत अच्छे से रैप करके दिया है, मेरे को रैप करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट्स ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड विदाउट डैमेज। मान लो उन्होंने एक बहुत ही हाई पैकेजिंग सिस्टम यूज करा मेरे ऑर्डर को पैक करने के लिए। मान लो मैंने एक ड्रेसिंग टेबल ऑर्डर करी थी, जिसके अंदर मिरर था, और मेरे को डर था कि यार इतना दूर से आ रहा है, जैसे सूरत से आ रहा था, और वो डूब ना जाए। बट उन्होंने क्या करा, एक हाई प्रीमियम पैकेजिंग स्टाइल यूज करा था, जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर बिल्कुल सेफली मेरे को जल्दी डिलीवर हो गया। इट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कस्टमर सर्विस का ही एक नेक्स्ट सीढ़ी है। जैसे स्टेयर्स होती है ना, ये कस्टमर सर्विस है, तो ये उसका सेटिस्फेक्शन है। नेक्स्ट इज कस्टमर सक्सेस, मतलब द पार्टनरशिप, मतलब उस बंदे को अपने वश में कर लेना। जैसे उस वेबसाइट ने उस बंदे को अपने ही वश में कर लिया, कि अब ये कुछ भी ऑर्डर करेगा, सबसे पहले ये मिंत्रा पे आके चेक करेगा कि ये यहाँ पे अवेलेबल है ना, तभी ये किसी और पर स्विच करेगा। मतलब अलाइंग योर ऑपरेशन टू हेल्प योर कस्टमर ग्रो देयर ओन बिजनेस प्रॉफिट, मतलब पार्टनर बन जाना। आपने क्लाइंट का बिजनेस मॉडल को समझा और उनकी सप्लाई चेन को इतना स्मूथ बनाने की, उनके बिजनेस ग्रो करने की सोची कि तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए। इट्स कॉल्ड कस्टमर सक्सेस। अब इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो एक बहुत ही आपके मन में क्लियर हो जाएगा। निकू जो है वो रन करती है कमर्शियल बेकरी। निकू एक लड़का है, लड़की है, ये नहीं पता है हमें, तो वो एक कमर्शियल बेकरी को रन करती है। ही रिलाइज ऑन ध्रुव's ट्रांसपोर्ट कंपनी टू गेट प्रीमियम बेकिंग फ्लोर। फ्लोर मतलब मैदा होता है। अब मान लो ध्रुव नाम का कोई लड़का है जिसकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और वो प्रीमियम बेकिंग फ्लोर मतलब मैदा के लिए ध्रुव की कंपनी पे रिलाई करती है निकू जो है। अब कस्टमर सर्विस क्या है, यहाँ पे सी लिखा है, सी सी।
कस्टमर सर्विस क्या होगी इसमें, ध्रुव ड्रॉप ऑफ द फ्लावर ऑन फ्राइडे एज प्रॉमिस्ड, निकू इज सेटिस्फाइड बट माइट स्विच टू अ चीपर कॉम्पिटिटर। मतलब इसका मतलब है कि ध्रुव हर फ्राइडे को डिलीवर हर फ्राइडे मैदा डिलीवर कर देता है टाइम पर, निकू उससे खुश है। पर अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर मिलेगा, जैसे ध्रुव के बदले कोई अनुराग नाम का लड़का है जो उन्हें वो सस्ते में दे सकता है निकू को, तो निकू उस पर स्विच कर जाएंगे इजिली, जो ज्यादा सोचेंगे नहीं। निकू क्या करेंगे, उस पर स्विच, निकू जो है वो उस पर स्विच कर जाएंगे कि हाँ भाई ध्रुव भी फ्राइडे को दे रहा था, अनुराग भी फ्राइडे को दे रहा है, बट ध्रुव उसको 100 रुपए में दे रहा था और अनुराग 80 ही चार्ज कर रहा है, तो वो ध्रुव अनुराग में स्विच कर जाएंगे बिकॉज वो चीपर कॉम्पिटिटर है उसका और उसको फायदा ही होने वाला है इससे। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब मान लो ध्रुव डिलीवर द फ्लोर इन हैवी ड्यूटी वेदर प्रूफ बैग्स विद अ फ्री सैंपल ऑफ अ न्यू स्पाइस लाइन, निको इज हाईली इंप्रेस्ड। मतलब जो ध्रुव है वो बारिश के टाइम पर वेदर प्रूफ बैग्स का यूज करते हैं उनकी मैदा को डिलीवर करने के लिए, ताकि उस पर बिल्कुल भी बारिश वगैरह ना पड़े, कुछ भी चीज कुछ भी प्रॉब्लम ना आए ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो वेदर प्रूफ बैग यूज करते हैं। एक फ्री सैंपल भी देते हैं उनको नई न्यू स्पाइस लाइन का, जो और कॉम्पिटिटर नहीं दे रहे। तो इससे क्या होगा, निक्कू थोड़ी सी इंप्रेस हो जाएंगी ध्रुव से कि हाँ भाई यार ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं कि मेरे को वेदर प्रूफ बैग में मेरी मैदा को डिलीवर कर रहे हैं, मेरे लिए फ्री सैंपल्स भी दे रहे हैं। तो निक्कू जो है उनसे थोड़ी सी सेटिस्फाई होंगी और वो नेक्स्ट टाइम किसी और पे स्विच करने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर कि हाँ भाई ध्रुव ने मेरे को वेदर प्रूफ बैग में मैदा डिलीवर की थी, फ्री सैंपल्स दिए थे, ये सब। इट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर सक्सेस क्या है, अब ध्रुव नोटिस दैट निक्कू बेकरीज एक्सपीरियंस अ 40% सर्ज मतलब होता है बढ़ोतरी इन ऑर्डर्स ड्यूरिंग लॉन्ग हॉलिडे वीकेंड। मतलब ध्रुव ने नोटिस किया कि जो निको की बेकरी है ना, वो एक 40% से ऑर्डर में बढ़ोतरी देखती है जब भी हॉलीडेज वगैरह होते हैं, दिवाली का सीजन आता है, क्योंकि दिवाली के सीजन में केक ज्यादा खाते हैं लोग, हॉलीडेज में ज्यादा केक मंगा खा लेते हैं, तो इस वजह से। अब विदाउट बीइंग आस्क्ड, मतलब उन्होंने निकू से नहीं पूछा, ध्रुव ने कोऑर्डिनेट किया नैना से। नैना कौन है, नैना है निकूज प्रोडक्शन मैनेजर, निकू की जो है प्रोडक्शन मैनेजर नैना। उन्होंने नैना से कांटेक्ट किया टू ऑटोमेटिकली डबल द देयर फ्लावर डिलीवरी 3 days बिफोर द रश। मान लो संडे को रश होता है तो उन्होंने फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे को एक्स्ट्रा, नहीं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को एक्स्ट्रा स्टॉक दे दिया उनको, क्या नाम है, निकू। अब इससे क्या हुआ, निकूज प्रॉफिट्स स्काईरॉकेट। अब निकू विल नाउ स्टे लॉयल टू ध्रुव फॉरएवर। अब बेसिकली छोटे से लाइन में समझो कि जैसे ही ध्रुव ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि यार नैना की जो दुकान है ना उस पे 40% का सर्च देखने को मिलता है वीकेंड्स में, तो मैं क्या करता हूँ एक एक्स्ट्रा स्टॉक दे देता हूँ कि ये कभी भी स्टॉक से रन आउट ना हो, मतलब स्टॉक इनके पास खत्म ना हो, जिसकी वजह से जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको केक मिल जाए या उनको जो भी सामान चाहिए वो इजिली मिल जाए। तो ये किया उन्होंने। अब इससे क्या हुआ, नैना निकू ने समझा कि यार ध्रुव ने मेरे लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए सोचा कि हाँ भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिलीवर कर देता हूँ, स्टॉक ज्यादा दे देता हूँ कि ये अच्छे से सेल्स कर पाए, और निकू का प्रॉफिट उससे स्काईरॉकेटली हाई हो गया। तो अब जो निकू है, निकू विल नाउ स्टे लॉयल टू ध्रुव फॉर एवर एंड एवर। अब वो हमेशा हमेशा के लिए ध्रुव के साथ लॉयल रहेंगी और जितने भी उनके ऑर्डर्स हैं सभी ध्रुव को ही प्लेस करेंगी। इट्स कॉल्ड सक्सेस। आई होप कि आपको कस्टमर सर्विस भी, सेटिस्फैक्शन भी एंड कस्टमर सक्सेस भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में आ जाता है, किसी भी हर साल एक ना एक तो इनमें से आ ही जाता है, तो आप अच्छे से सबको प्रिपेयर कर लेना और प्रॉपर पूरा लिख के आना है इनके बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन लॉजिस्टिक्स। ग्रीन लॉजिस्टिक्स का कंसेप्ट है, इट इन्वॉल्व सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हियर अ डीपर ड्राइव। मतलब अब छोटी सी लैंग्वेज में समझो, ग्रीन लॉजिस्टिक्स का मतलब है ऐसी सप्लाई चेन चलाना जिससे हमारे इन्वायरमेंट, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। बाय हम जो भी कर सकते हैं अपने बिजनेस में वो सब करें ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। जो भी हमारे बसेस हैं, कार्स हैं, डीजल की और पेट्रोल की, इनसे स्विच होके हम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का यूज करें। अल्टरनेटिव फ्यूल्स, पेट्रोल और डीजल को बदल के हम सीएनजी यूज करें, एलएनजी यूज करें, बायोफ्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। रूट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग एआई डाटा एनालिटिक्स। मतलब एक रूट को ऑप्टिमाइज करें कि हाँ भाई अगर मेरे को इस पॉइंट से, एक सेकेंड, हाँ, मान लो मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 50 मिनट लगते हैं इस वाले रूट से, ठीक है। बट मैंने एक देखा कि यार ये वाला रूट है जिससे मैं इजिली 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मेरे को एआई ने बताया। तो मैं ये सारी चीजें अपने बिजनेस के अंदर यूज करूंगी जिससे मैं कम टाइम ट्रेवल करूं और मतलब तेल भी कम फूके और पॉल्यूशन भी बहुत कम ही हो।
इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन मतलब रेल का यूज करना, सी का यूज करना, रोड्स का यूज करना। मान लो सी का सबसे बेस्ट यूज होता है ना, उसमें तेल का खर्चा ना, सॉरी तेल नहीं ना, उसमें पॉल्यूशन ना, कुछ पानी के जरिए आप अपना सामान दूसरी जगह पहुंचा देते हो, ट्रांसपोर्ट कर देते हो। ये सारी चीजें आती हैं अपनी ग्रीन लॉजिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग के अंदर क्या क्या कर सकते हो आप। एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन एंड इक्विपमेंट, जो भी आप इक्विपमेंट डिजाइन बना रहे हो वो एनर्जी एफिशिएंट हो कि वो एनर्जी जनरेट करें। सोलर पैनल्स यूज करो आप, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करो आप, धूप से जो धूप होती है, जैसे आपको पता हो सोलर पैनल्स के बारे में, तो जो धूप होता है सोलर पैनल्स धूप से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके अलग ही इन्वर्टर लगते हैं पूरा, उसकी प्लेट्स को अपने वेयर हाउस पे यूज करना। वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स अपने जैसे आपको पता हो कि मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है अविनाश, मैं आपको ये रियल चीज बता रहा हूँ, अविनाश उनका नाम है। तो उनकी एक खुद की कंपनी है, मतलब कंपनी का मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मतलब उनकी खुद की कंपनी है। और उनकी कंपनी में जैसे मतलब बहुत सारे 100+ जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। सो उनकी कंपनी में क्या है, जैसे ही मैंने एक चीज देखी थी, जैसे दूध होता है ना, दूध दूध आता है, कुछ भी चीज आती है, तो वो जो पॉलिथीन होते हैं ना उनको फेंकते नहीं है कभी भी, उनको पॉलिथीन को नहीं फेंकते, उनको इकट्ठा करते हैं। बिकॉज मैंगो शेक बनता है, चाय बनती रहती है, तो वो उनको इकट्ठा करके जितना भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसके अंदर पन्नी के अंदर डाल के उसको खाद के रूप में यूज करके उसी के अंदर पेड़ लगा के लगा देते हैं। और जैसे ही वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है, जड़ निकल आते हैं, उसे अच्छी जगह पर जाके प्लांट कर देते हैं। मैंने ये उनकी रील देखी थी, उन्होंने अपनी कंपनी के ही पेज पे डाला हुआ था, तब मैंने ये देखा था कि यार ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। तो वो होता है वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम। ग्रीन सर्टिफिकेशंस, एलईडी से सर्टिफाई हो, आईएसओ 14001 से सर्टिफाई हो, ये होता है वेयर हाउस के अंदर। अब पैकेजिंग के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, आप बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज करो, मतलब आप पॉलिथीन का बिल्कुल भी यूज ना करो। आप जो होते हैं पेपर पेपर पॉली बैग बनाना स्टार्ट करो, कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ जिससे कि पन्नी जो होती है, पन्नी वो ज्यादा से ज्यादा यूज ना हो बिल्कुल भी। मिनिमल पैकेजिंग डिजाइन, आप जो पैकेजिंग डिजाइन है, ऐसा नहीं है कि आप इतना सा प्रोडक्ट है उस पर ये पैकेजिंग, ये पैकेजिंग, फिर ये पैकेजिंग, फिर ये पैकेजिंग, फिर ये पैकेजिंग, फिर ये पैकेजिंग, और ये प्रोडक्ट इतना सा नहीं, ऐसा नहीं। इतना प्रोडक्ट है तो आप इतनी ही पैकेजिंग रखो, उसकी कम से कम पैकेजिंग यूज करो। रीयूजेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन, आप ऐसे सॉल्यूशन लेके आओ कि आप उसी पैकेज को फिर से रीयूज कर सको। अब नेक्स्ट है हमारा सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब सप्लायर सिलेक्शन बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। आप जो अपना सप्लायर यूज कर रहे हो वो इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया के बेस पे चूज करो। ऐसा नहीं आप किसी भी को भी उठा के अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, नहीं, उसका देखो कि उसकी इमेज कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, इको फ्रेंडली है या नहीं है, ये सब। कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकिंग एंड रिडक्शन यूज करो। कोलेबोरेशन विद इको फ्रेंडली पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये यूज करो, तो आप इको फ्रेंडली पार्टनर से ज्यादा कॉन्टैक्ट करो। आप एनजीओ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो आपसे पैसे लेकर पेड़ लगाते हैं। जैसे आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप उन्हें 100-150 जितने भी रुपए दे सकते हो, वो आपके ही बेस पे पेड़ लगाते हैं। ये सब होता है। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, जितना भी हमने पढ़ा ग्रीन लॉजिस्टिक्स के बेनिफिट क्या क्या है। रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब कार्बन एमिशन मतलब होता है धुआं। धुआं अगर आप ये सब करोगे, धुआं कम से कम होगा और पोल्यूशन नहीं होगा। पोल्यूशन नहीं होगा तो बर्ड सेव होंगी, बर्ड सेव होंगी तो वो बच्चे देंगी, बच्चे देंगी तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स मतलब बचे रहेंगे एक तरह से, और आपको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो बेसिकली पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। कॉस्ट सेविंग थ्रू एफिशिएंसी एंड वेस्ट रिडक्शन। वेस्ट रिडक्शन से क्या होगा, आपकी कॉस्ट बचेगी। इम्प्रूव ब्रांड रेपुटेशन एंड कॉम्प्लायंस विद रेगुलेशन, मतलब आपकी जो ब्रांड है उसकी एक इमेज क्रिएट होगी मार्केट में कि यार ये वाली ब्रांड ना अब पर्यावरण पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, हमें इसी से संभाल लेना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट चैलेंजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो चैलेंज ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जब भी आप ये सब करते हो तो जो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, ये सब चीजें आती हैं। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे कि पेट्रोल डीजल का क्या है कि हर जगह पर पेट्रोल पंप बने हुए हैं, हर हर जगह पर, वेरी मतलब जगह जगह। अब हर जगह पर इलेक्ट्रिक जो अब हर जगह पर पेट्रोल पंप तो बने हुए हैं, आपने यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, बट हर जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट नहीं बने हुए। आपकी बस को चार्ज करने के लिए, आपकी बाइक को चार्ज करने के लिए आपको घर जाना पड़ेगा, कोई भी ऐसा। बट हर जगह ये चीज अभी नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में, मैं बहुत श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में जितनी भी ये ईवीज हैं और ये सब बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, और मतलब हर जगह पर चार्जिंग पॉइंट भी होंगे जैसे अभी के टाइम पे पेट्रोल पंप्स एंड ऑल हैं। बैलेंसिंग सस्टेनेबिलिटी विद कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी को बैलेंस करने भी एक तरह की चैलेंज ही है। अब इसे एक प्रॉपर एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे नैना है, नैना की एक नैना ओन्स अ डिलीवरी बिजनेस, मान लो नैना है जो उनका एक डिलीवरी बिजनेस है। अब वो क्या कर रही है, वो अडॉप्ट करना चाह रही है ग्रीन लॉजिस्टिक्स को, ठीक है। शी मेक्स मेजर अपग्रेडेड, अब उन्होंने क्या क्या मेजर अपग्रेड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल शी रिप्लेस हर ओल्ड डीजल ट्रक विद इलेक्ट्रिक डिलीवरी स्कूटर्स ड्रिवन बाय निकू एंड ध्रुव, ये दोनों उनके ड्राइवर हैं, क्या नाम है, नैना के, ठीक है। अब आप समझो इसमें क्या हुआ।
नैना अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक नया मोड देना चाहती हैं, तो वो अपने पुराने डीजल ट्रक्स को रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक डिलीवरी स्कूटर से। इससे क्या होगा, उसमें पहले डीजल डलता था, पेट्रोल डलता था, जो महंगा होता है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है, बट इनमें क्या होगा, ये चार्ज हो गए, पोल्यूशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, शी ऑल्सो स्विचेस फ्रॉम प्लास्टिक बबल रैप, जो प्लास्टिक की बबल रैप होते हैं उससे उन्होंने स्विच करा कर्व्ड कार्डबोर्ड फिलर्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। मतलब मान लो जो पहले वो मान लो प्लास्टिक की पन्नी यूज करती थी जो नैना है अपने सामान को डिलीवर करने के लिए, पन्नी पॉलिथीन वो यूज करती थी, जो बबल्स के रैपर होते हैं पन्नी के। अब इससे स्विच करके उन्होंने कॉर्गेट कार्डबोर्ड फिलर्स यूज करे जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम रिसाइकलेबल चीज यूज। इवन दो द इनिशियल स्विच वॉज एक्सपेंसिव। अब इतना सब करना, जैसे मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बाय करना, ये सब एक्सपेंसिव था, बट नैना विंस हाई पेइंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इको कंसाइज ब्रांड्स। ये उनको प्लस पॉइंट मिला कि नैना को अच्छे अच्छे ऑर्डर आने लगे इको कंसाइज ब्रांड से, दैट्स व्हाई ये एक प्लस पॉइंट हुआ। दिस इट्स कॉल्ड ग्रीन लॉजिस्टिक्स। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका नाम है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग, व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग? बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है? ये कुछ नहीं है। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि वेयर हाउस या फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर सामान को मूव करना, हैंडल करना और सेफ रखना। Material handling is a vital part of logistics and supply chain management, involving the movement, storage, management of goods and product within a facility, warehouse और distribution centers। इसमें कस्टमर का रोल नहीं होता। जो आपका एक वेयर हाउस है ना, जैसे मान लो ये आपका वेयर हाउस है, इसी के अंदर सारी चीजें मूव करना, मैनेज करना ही मटेरियल हैंडलिंग का पार्ट होता है। की कंपोनेंट इक्विपमेंट मतलब फोर्कलिफ्ट एंड पैलेट चेक्स, मतलब फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स। मतलब आपने देखा होगा ना कि जो एस से करके, नहीं नहीं कैसे होते हैं वो, एस से क्या कर रहा हूँ मैं, वो एक एससीसी वो होती है यार, बनना नहीं पा रहा उससे। मान लो एक एक ये है, ये एक प्रॉपर चिक बुग्गी टाइप होती है, जिससे यहाँ से इसको हैंड कर पकड़ते हैं, और यहाँ पर जितना भी भारी सामान है लाद कर उसमें, उन्हें कहते हैं फोर्क लिफ्ट एंड पैलेट जैक्स। नेक्स्ट, कॉन्वेयर्स फॉर कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, कॉन्वेयर्स यूज करना। ऑटोमेटेड स्टोरेज रिटर्वेल सिस्टम, एएस आरएस। एएस मतलब होता है ऑटोमेटेड स्टोरेज, आरएस मतलब होता है रिटर्वेल स्टोरेज फॉर एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिटर्वेल्स। रोबोट्स एंड ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स फॉर ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग। आपको पता होगा कि जो चाइना में एक कंपनी है शिजोको नाम की, SIZUK, वो शिजोको नाम की कंपनी है, वो अपने उन्होंने सबसे पहले रोबोट्स जो हैं वो यूज करे हैं अपने मटेरियल को एक जगह से, जैसे उनका कोई रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसे फाइनल गुड्स की तरफ ले जाने के लिए, फाइनेंस से किसी और डिपार्टमेंट में जाने के लिए उन्होंने रोबोट्स का यूज करना स्टार्ट किया है, जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक ये है इक्विपमेंट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। अब एक होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब रैक्स एंड शेल्फ बनाना। ऑर्गेनाइजिंग स्टोर सॉल्यूशन मतलब जैसे कि आपकी कोई दुकान है कैप्स की, तो आपने क्या करा, जित आप मतलब बहुत सारी ब्रांड्स की सेल करते हो, तो आपने पूरा शेल्फ बना रखे हैं, ये पूमा की है, सिर्फ यहाँ पे आपको पूमा की मिलेंगी, यहाँ पे आपको नाइक की मिलेंगी प्रॉपर, यहाँ पे आपको अदर ब्रांड अरमानी एक्सचेंज की मिल जाएंगी। ऐसे प्रॉपर आपने रैक्स बनाए हुए हैं, हर एक ब्रांड का अलग, हर एक मतलब एज का भी अलग। जैसे आप शर्ट्स का कलेक्शन रखते हो, तो आपने प्रॉपर एज के कैटेगरी में सेल बनाया है कि आपने 8 साल से 12 साल तक के बच्चों की जितनी भी शर्ट्स है वो यहाँ पे रखी हैं, 12 साल से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनकी शर्ट्स आपने इस शेल्फ में रखी हैं। ऐसे आपने प्रॉपर आप रैक्स बना रहे हो। बिन्स एंड कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग स्मॉल और लूज आइटम। स्मॉल और लूज आइटम को यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए आप बिन्स बना रहे हो, कंटेनर्स बना रहे हो छोटे छोटे, ये भी एक अच्छा पार्ट है। पैलेट स्टोरेज, जैसे हमने ऊपर पढ़ा पैलेट चेक्स, एफिशिएंट स्टोरेज फॉर पैलेटाइज्ड गुड्स, ठीक है। अब थर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब बारकोड स्कैनिंग एंड रिफाइंड फॉर ट्रैकिंग इन्वेंट्री। आपको पता होगा कि आप एक बारकोड स्कैन करते हो और आपको पूरा का पूरा चिट्ठा खुल के आ जाता है पूरी की पूरी इन्वेंट्री का, वो यूज करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर IMS यूज करना फॉर मॉनिटरिंग स्टॉक लेवल्स एंड ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है। सेफ्टी के अंदर क्या क्या कर सकते हो आप? सेफ्टी मतलब जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना फॉर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, ताकि उनके सिर पर हेलमेट यूज करना, ताकि अगर ऊपर से बाई एनी चांस कोई सामान गिरता है तो उन्हें कोई गहरी चोट ना आए, बस थोड़ी मोटी हेलमेट में ही चोट आए। ये सब उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। सेफ्टी प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग प्रॉपर देना कि ये अगर आपको सामान यहाँ से वहां ले जाना है तो उसकी कैसे ट्रेनिंग, आपको कैसे सामान उठाना है, कैसे लोड करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, सब कुछ उनको सिखाना। ये सारी चीजें आती हैं की कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है? एक मैनुअल हैंडलिंग होती है, एक मैकेनिकल हैंडलिंग होती है, एक ऑटोमेटेड होती है, एक इंटीग्रेटेड होती है। आप समझते हैं। मैनुअल होती है ह्यूमन लेबर्स मूव्स मटेरियल। अब जैसे एक इंसान है, उसने ये सामान यहाँ से उठाया और इस सामान को यहाँ पर पटक दिया, ये होता है मैनुअल हैंडलिंग।
अब मैकेनिकल हैंडलिंग, इक्विपमेंट असिस्टेंस इन मूविंग मटेरियल्स। अब जो इक्विपमेंट है वो मैकेनिकली मशीन के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ये होती हैं आपकी मैकेनिकल हैंडलिंग। ऑटोमेटेड सिस्टम हैंडल मटेरियल विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे मैंने आपको बताया रोबोट वाला सिस्टम ये होता है। इंटीग्रेटेड जैसे कंबाइन मैनुअल मैकेनिकल एंड रोबोट, ये सब के सबको यूज करना, इंटीग्रेट करना, कहीं पे आपने ह्यूमन लगा रखे हैं, कहीं पे आपने मैकेनिकल लगा रखे हैं, कहीं पे आपने ऑटोमेट लगा रखे हैं, ये सारे आते हैं इंटीग्रेटेड हैंडलिंग के अंदर। अब इसके गोल्स क्या होता है, इसका बेसिकली गोल जो होता है इसका रिड्यूस हैंडलिंग कॉस्ट एंड टाइम, सबसे बड़ी एफिशिएंसी का सुधार करना, एक्यूरेसी, इंश्योर करेक्ट मटेरियल मूवमेंट, सेफ्टी, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमाइज मटेरियल फ्लो एंड स्टोरेज, ये सारे आपके गोल्स हैं। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है, ऑप्टिमाइज लेआउट, डिजाइन फैसिलिटीज एंड फॉर एफिशिएंट मटेरियल फ्लो, implement technology, use automation and data analytics, train employee, ensure workers are trained on equipment and safety, अच्छे से उनको ट्रेनिंग वगैरह देना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझ लेते हैं, छोटा सा मान लो ध्रुव ओन्स अ वेयरहाउस दैट स्टोर मैसिव फ्रेजाइल ग्लास टेलीविजन पैनल्स। ठीक है, ध्रुव की एक वेयरहाउस है जो जिसके अंदर Dhruv owns a warehouse that store massive fragile glass television panels. If his employees, उनकी कोई employees है निकू, lift these boxes manually, he might drop them or injure his back. अब इसे फिक्स करने के लिए ध्रुव जो है इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट्स एंड गिव निकू हैवी ड्यूटी हेडलिफ्ट फोर्कलिफ्ट। अब फोर्कलिफ्ट का मतलब होता है कि एक ये प्रॉपर किट आती है जिसके अंदर आप जैसे मतलब एक ट्रॉली टाइप होती है ये, तो आप उसे उठा के सामान को उसमें मतलब डाल के किसी भी जगह पर मतलब शिफ्ट कर सकते हो विदाउट एनी मतलब ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ती, उसमें बहुत इजीली हो जाता है। अब से एग्जांपल से समझते हैं, ध्रुव ओन्स अ वेयरहाउस दैट स्टोर मैसिव फ्रेजाइल ग्लास टेलीविजन पैनल्स। इफ हिज एम्प्लॉइज, उनकी कोई एम्प्लॉय है जिनका नाम है नैना, अब वो उन बॉक्स को हाथ से शिफ्ट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। बट वहीं पे क्या है कि एक निकू नाम का जो वर्कर है वो क्या करता है, उसी बॉक्स को वहां पे ले जाने के लिए फोर्कलिफ्ट का यूज करता है, जो जिसके अंदर मतलब जिसमें उन्होंने सामान डाला और ऊपर से पीछे से मतलब ट्रॉली टाइप होता है, उसे मतलब धकेलना पड़ता है, उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है, नीचे रोलर लगे होते हैं। उसने इजीली उस सामान को नैना से पहले डिलीवर कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, निकू की एक अच्छी पॉजिटिव साइड देखी कि उन्होंने फोर्कलिफ्ट का यूज करके इजीली अपना जो मटेरियल है वो डिलीवर मतलब मटेरियल जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स क्या होता है, आप इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझो कि व्हाट इज एक्चुअल लॉजिस्टिक्स क्या होता है। लॉजिस्टिक्स एक ऐसी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट आर्ट है जो सामान को सही जगह पर, सही टाइम पर, सही कॉस्ट में और सही कंडीशन में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। इसको हम 7 RS प्रिंसिपल भी कहते हैं, जैसे मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में। सो बेसिकली इंग्लिश में पढ़ते हैं, लॉजिस्टिक्स इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, थर्ड है वेयर हाउसिंग, फोर्थ है ऑर्डर फुलफिलमेंट, फिफ्थ है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है मूविंग गुड्स विया रोड, रेल, एयर, सी। दिस इंक्लूड्स मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें, रोड जैसे ट्रक्स और वैन से, रेल फ्रेट ट्रेन्स, एयर कार्गो प्लेन्स, सी शिप्स और कंटेनर्स, ये सारे आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। अब ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट बाय प्लानिंग रूट, शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग शिपमेंट्स। अब आप प्रॉपर आपने रूट मतलब अच्छे से प्लान किया हो जाए तो आपको पता हो कि जैसे आप कभी भी कोई सामान अगर आप ऑर्डर करते हो तो उसमें आपको नीचे एक लिंक दिया जाता है ट्रैक नाउ करके। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो तो आपको वो पूरा दिखा देता है कि हाँ भाई आपका सामान अभी यहाँ पर है, वो अगले दिन यहाँ पर है, पूरा का पूरा रूट आपको बेसिकली दिखा देता है कि हाँ भाई आपका सामान जो है वो इस रूट से होता है। जैसे आपने बंगाल से कोई सामान ऑर्डर किया, वेस्ट बंगाल से, जैसे आपने मतलब चूड़ियाँ ऑर्डर की वेस्ट बंगाल से, और आप अभी नोएडा में हो या कहीं पे भी हो, तो आप देख सकते हो कि जो आपकी वेस्ट बंगाल से जो चूड़ियाँ वो आ रही हैं वो कैसे कैसे आ रही हैं, मतलब प्रॉपर उनका रूट क्या है, वो कब तक आएंगी, जिस कंटेनर में वो आ रही है आप उसकी लोकेशन एग्जैक्ट देख सकते हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ब्लिंकिट या जोमेटो। जब भी आपको सामान ऑर्डर करते हो आप देखते रहते हो ना कि हाँ भाई जो बंदा है वो कहाँ पर आ लिया, कहाँ पर है, ये पूरा रूट से प्लानिंग रूट होता है, मतलब उन्हें पूरा का पूरा रूट दिया जाता है कि आपको इस रूट से जाना है, आपका कम टाइम लगेगा और आप अच्छे से मतलब डिलीवर करके आ जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसका सेकंड पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्टोरेज, ट्रैकिंग एंड फ्लो ऑफ गुड्स। अब इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब मॉनिटरिंग स्टॉक लेवल, ट्रैकिंग इन्वेंट्री, मूवमेंट, ये सारी इन्वेंट्री के अंदर आ जाते हैं। तो इन्वेंट्री मतलब होता है कि आपने एक जगह है जहाँ पे आप अपना सामान रख रहे हो बना बना के, जैसे मतलब मैं किसी हेड्स की मेरी कैप्स मैं कैप्स बनाता हूँ बेसिकली, तो मेरी एक इन्वेंट्री होगी जहाँ पे मैं जितनी भी मेरी कैप्स हैं सबको बना बना के स्टोर करूंगा।
वेयर हाउस की तरह ही होता है ये इन्वेंट्री की, मतलब आपकी कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, जैसे आपने सुना भी हो इन्वेंट्री कितनी खत्म होने वाली है, बची हुई है, वो सारी आपके जितना भी जो गुड्स है वही उसमें रखे होते हैं। अब एक होता है वेयर हाउस मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्टोरेज फैसिलिटीज, ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज स्पेस, मतलब आपके वेयर हाउस में स्पेस है या नहीं है, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका वेयर हाउसिंग, स्टोरेजिंग स्टोरिंग गुड्स सेफली एंड एफिशिएंटली। अब टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, अब दो टाइप तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक होता है फुलफिलमेंट सेंटर, एक होता है कोल्ड स्टोरेज। अब वेयर हाउस ऑपरेशन रिसीविंग, स्टोरिंग, पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग, ये सारे जो होते हैं ये वेयर हाउस के ऑपरेशन होते हैं। फोर्थ होता है आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरिंग ऑर्डर्स टू कस्टमर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिसीविंग ऑर्डर्स, वेरीफाइंग इन्वेंट्री, पिकिंग एंड पैकेजिंग, डिलीवरी के अंदर आता है शिपिंग ऑर्डर टू कस्टमर, ट्रैकिंग डिलीवरी। बहुत ही इजी है, आपको समझने बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। थर्ड आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग विद सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सप्लाई मैनेजमेंट के अंदर आते हैं आपके सोर्सिंग मटेरियल्स, मैनेजिंग सप्लायर रिलेशनशिप्स, सप्लाई चेन विजिबिलिटी, ट्रैकिंग गुड्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन। दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। आपके बेसिकली चार तरह के लॉजिस्टिक्स होते हैं। पहला आपका इनबाउंड होता है, सेकंड आपका आउटबाउंड होता है, थर्ड आपका रिवर्स होता है, फोर्थ आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होता है। अब फर्स्ट वाले के अंदर होता है रिसीविंग एंड मैनेजिंग इनकमिंग गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल को सप्लायर से फैक्ट्री के अंदर लाना होता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर शिपिंग गुड्स टू कस्टमर, मतलब फिनिश्ड गुड को फैक्ट्री से निकाल कर कस्टमर या रिटेल शॉप्स तक भेजना है, इट इज कॉल्ड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या होता है, हैंडलिंग, रिटर्न्स, रिपेयर, रिसाइकलिंग, मतलब खराब या गलत सामान को कस्टमर से वापस फैक्ट्री तक लाना और रिटर्न मैनेज करना, उसका रिफंड देना, कुछ भी करना। 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक सर्विस टू थर्ड पार्टी ऑफ प्रोवाइडर, मतलब थर्ड पार्टी से ही अपना काम करवा लेना, इट्स कॉल्ड टीपी 3PL। ओके, अब इसके गोल्स क्या क्या है, इसके एफिशिएंसी ज्यादा करना है, स्पीड, एक्यूरेसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप रीड करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं इसमें, कॉस्ट मैनेजमेंट, बैलेंसिंग कॉस्ट विद सर्विस लेवल्स, मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सेकंड, विजिबिलिटी, ट्रैकिंग गुड्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन, मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स। थर्ड आपकी रेगुलेशन, नेविगेटिंग लॉज को फॉलो करना, रेगुलेशंस को फॉलो करना, कस्टमर का प्रोसीजर को फॉलो करना। सस्टेनेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट में ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े आपके बिजनेस का। इंप्लीमेंटिंग ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, ग्रीन लॉजिस्टिक्स के अंदर वो सारी चीजें इंपोर्ट करना, मतलब डीजल और फ्यूल को रिप्लेस करना, सीएनजी वगैरह से, अपने कार्स वगैरह को रिप्लेस करना, ईवी कार्स से, जैसे पॉलिथीन को रिप्लेस करना पेपर पॉली बैग से, ये सब चीजें आती हैं ग्रीन लॉजिस्टिक्स के अंदर। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो निकू मैन्युफैक्चर स्पोर्ट्स शूज, निकू कोई लड़का है जो कि एक प्रीमियम शूज बनाने की फैक्ट्री काम करता है। इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होगा, इनबाउंड मतलब ही इंपोर्ट स्पेशलाइज्ड रबर आउटसोल्स फ्रॉम इंटरनेशनल वेंडर्स, मैनेजिंग द कस्टमर क्लियरेंस एंड शिपिंग ऑफ दीज सोल्स इनटू हिज फैक्ट्री इन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मतलब निकू जब फॉरेन से हाई क्वालिटी रबर्स का जो के सोल्स जो है वो मंगवाता है और उसे ट्रक्स के थ्रू अपनी फैक्ट्री के अंदर ले जाता है, तो इट इज कॉल्ड इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब वहीं पे आउटबाउंड क्या है, अब आउटबाउंड है जब शूज पूरे रेडी हो जाते हैं, मतलब वंस द शू आर फुली असेंबल। नैना कोई है जो ही लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर, नैना जो है वो निकू की ही लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर है। ओके, तो शिप्स थाउजेंड ऑफ पेयर्स टू रिटेल आउटलेट अक्रॉस द कंट्री। सो रिटेल कस्टमर लाइक ध्रुव, कोई ध्रुव कस्टमर है जिन्होंने कैन बाय देम, मतलब ध्रुव जैसे जो कस्टमर्स हैं वो नैना से उस सामान को बाय कर सकते हैं। बेसिकली इट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया लॉजिस्टिक्स का कि बेसिकली वेयर क्वेश्चन कहाँ पे है, ये रहा। मैंने आपको इसके कंसेप्ट, इसका प्रिंसिपल, इसके टाइप्स, मतलब सब पढ़ा दिया लॉजिस्टिक्स से, इतना इनफ है इसके लिए अंदर। Now moving to our next question is supply chain management. What is supply chain management framework versus logistics? मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझोगे तो लॉजिस्टिक्स और SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों ही अलग अलग हैं। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये अलग अलग चीजें हैं। मतलब लॉजिस्टिक्स जो है ये एक छोटा और फोकस्ड पार्ट है जिसमें सिर्फ सामान को ट्रांसपोर्ट करना और वेयर हाउस में स्टोर करना तक सीमित रहता है। लॉजिस्टिक्स इज फोकस्ड स्पेशली ऑन द फिजिकल मूविंग एंड स्टोरिंग ऑफ आइटम्स, ट्रक रूटिंग, वेयर हाउस लेआउट्स एंड पिकिंग ऑर्डर्स, दैट्स इट। बट SCM ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, मेगा नेटवर्क है। इसमें रॉ मटेरियल ढूंढना, वेंडर से डील फिक्स करना, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, मार्केटिंग करना, अकाउंट्स और फाइनेंस देखना, साथ में लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करना, शामिल करना। लॉजिस्टिक्स एक्चुअल में SCM का ही एक हिस्सा है, आप समझो तो। SCM is a comprehensive multi-company umbrella, छाता जिसके नीचे सब कुछ आता है। It includes product designing, raw material sourcing,
फैक्ट्री प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल प्लान, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, ये सभी आती हैं यहाँ पे SCM के अंदर। फिर से समझो, supply chain management is the coordination of management of activities involved in the sourcing, producing, delivering products or services to customer. It's a complex process that involves multiple stakeholders including suppliers, manufacturer, logistic provider and customer. अब ये सारी चीजें आपकी supply chain management के अंदर, बिकॉज ये एक बहुत वाइड, बहुत बड़ा नेटवर्क है लॉजिस्टिक्स। इसी का लॉजिस्टिक्स जो है SCM का एक छोटू सा पार्ट है, छोटू सा पार्ट है, और SCM इतना बड़ा है और इसका इतना सा पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एक्चुअल SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, अब इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? फर्स्ट, प्लानिंग, फोरकास्टिंग डिमांड, प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजिंग इन्वेंटरी। सेकंड, सोर्स, फाइंडिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर्स, नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नेगोशिएटिंग मतलब होता है कि मोल भाव करना। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग गुड्स, मैनेजिंग क्वालिटी कंट्रोल्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स, distribution, getting product to customers, managing all the retail channels, returns, handling returns, repair, recycling, उनका रिफंड देना, कुछ भी चीज अगर प्रॉब्लम उन्हें अपने प्रोडक्ट के साथ है तो उसको सॉल्व करना। दीज ऑल आर द की कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मेरे को फील हुआ कि जो SCM है बहुत बड़ा है, तो मैं तो उसको आपको समझाना चाहिए। मैं तो उसके की कंपोनेंट्स, इसके गोल्स, इसके चैलेंज सब आपको समझा दे रहा हूँ, है ना यार। मेरे को एक छोटी सी आपसे एक छोटा सा रिव्यू चाहिए था कि आप मेरे को जो मेरी वॉइस आपको वो बहुत फास्ट तो नहीं लग रही है? अगर आपको लग रही है तो आप इसे प्लीज 0.80x पे करके देख लेना, है ना, क्योंकि मैं जनरली मैं ना ऐसे ही बोलता हूँ, मतलब तेज तेज, और मैं इसमें मेरी जितनी वीडियो होती है वो अनकट होती है, मैं उन्हें एडिट भी नहीं कर सकता मतलब ज्यादा, तो मैं डाल देता हूँ जितनी भी चीजें आती है ना। सो इसके गोल्स, इसके बेसिकली SCM के गोल क्या होते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिलीवरिंग प्रोडक्ट क्विकली एंड एफिशिएंटली, क्वालिटी पर ध्यान देना, टाइम से डिलीवरी कर देना, इट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Cost efficiency, minimizing cost, optimizing resources, quality control, ensuring high quality products, agility, responding quickly to change in demand or supply। challenges क्या क्या फेस करने पड़ते हैं इन्हें? कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, मैनेजिंग ग्लोबल सप्लाई चेन, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं इसमें, एक बनाने वाला, एक भेजने वाला, एक ट्रांसपोर्ट करने वाला, एक यूज करने वाला। रिस्क मैनेजमेंट, मिटिगेटिंग डिस्ट्रप्शन, मैनेजिंग अनसर्टेनिटी, सस्टेनेबिलिटी, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, technology, implementing digital solution, managing data. These all are the challenges of SCM, supply chain management। तो किसी कोई भी जस्ट बिजनेसमैन जो SCM को यूज करता है तो उसको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सारे गोल्स उसको पूरे करने पड़ते हैं, ये सारे की कंपोनेंट उसको फेस करने पड़ते हैं। सो दीज ऑल आर द चैलेंजेस व्हिच वाज फेस्ड बाय SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसके एग्जांपल आप समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज SCM। So मान लो Nana is the logistic manager for a computer firm. Her job is strictly transactional. She coordinates with truck driver Niku to make sure box laptop get from the warehouse shelf to store shelves or schedule. Okay. अब जो ध्रुव है वो ध्रुव is the global supply chain director। अब यहाँ पे दोनों का एक अलग अलग एग्जाम्पल है। एक तो आपका ये हो गया लॉजिस्टिक्स का, मैं एक बार मार्क करता हूँ, ये तो हो गया आपका लॉजिस्टिक्स का और ये हो गया आपका सप्लाई चेन का। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब समझते हैं एक बार फिर से। अब अब नैना क्या है लॉजिस्टिक्स में, क्या होता है? नैना एक लैपटॉप कंपनी में लॉजिस्टिक्स मैनेजर है। उनका काम क्या है? बिल्कुल क्लियर है, उन्हें ड्राइवर निकू के साथ कोऑर्डिनेट करके बस रेडी लैपटॉप्स के बॉक्सेस को सेफ तरीके से शोरूम तक डिलीवर करना है। दैट्स इट। शोरूम के शेल्फ तक शेड्यूल करके उन्हें डिलीवर करना है, पहुंचाना है। दैट्स इट। यहाँ पर नैना का काम जो है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर ध्रुव नाम का कोई है। अब ध्रुव का क्या काम है? ध्रुव उस कंपनी के ग्लोबल सप्लाई चेन डायरेक्टर हैं। ध्रुव का काम बहुत बड़ा है। अब वो फैक्ट्रीज इन ताइवान, ओके, अब वो ताइवान के वेंडर से प्रोसेस चिप्स की रेट तय करते हैं, फाइनेंस टीम से बजट अप्रूवल लेते हैं। हिज जॉब इज मच ब्रॉडर, ही नेगोशिएट द प्राइस ऑफ माइक्रोचिप्स। अब जैसे आपको पता होगा कि जितने भी माइक्रोचिप्स हैं जो एप्पल आईफोन में लगती हैं उन पे लिखा होता है कि मेड इन चाइना एंड असेंबल इन कैलिफोर्निया। जितनी भी माइक्रोचिप्स है ये सारे प्रोड्यूस करता है चाइना। विथ इन factory in Taiwan, forecast next year production targets, decide the wholesale pricing strategy, manage relationship with major retailers and oversees Nana's entire transport operation। मतलब क्या है इसका? जो भी ऊपर नैना के जितने भी ये क्या थे लैपटॉप थे, ये सारे कहाँ से आए हैं? ताइवान की फैक्ट्री के माइक्रोचिप्स के यूज से आए हैं। मतलब अब ताइवान से बात करके चिप्स के रेट तय करने के बाद फाइनेंस टीम से जब ध्रुव बजट अप्रूवल लेते हैं, नेक्स्ट ईयर की सेल्स की प्लानिंग करते हैं, नैना की पूरी ट्रांसपोर्ट टीम को भी कमांड करते हैं और जितने भी लैपटॉप्स वगैरह उनको चाहिए होते हैं वो सारे उनको डिलीवर करते हैं, वही जो वो शेल्फ में रखवा रहे थे। इट इज कॉल्ड सप्लाई चेन डायरेक्टर।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क। आपने देख लिया होगा कि लॉजिस्टिक्स का कितना छोटा सा काम होता है इतुसा, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे वो आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। दैट्स व्हाई। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। अब इसको पहले स्कोप समझते हैं। कवर द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट बनने से लेकर प्लेट साइट सिलेक्शन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री ट्रैकिंग टू पैकेजिंग एंड कस्टमर सर्विस। मतलब क्या है, लॉजिस्टिक्स का दायरा जो होता है वो बहुत बड़ा है। इसमें कच्चा माल खरीदने से लेकर फैक्ट्री की लोकेशन चूज करने से लेकर वेयर हाउस के लेआउट को प्लान करने से लेकर स्टॉक लेवल चेक करने से लेकर पैकेजिंग स्टोरेज स्ट्रॉन्ग बनाने से लेकर कस्टमर केयर को सेटअप करने से लेकर कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट देने से लेकर उसको कोई दिक्कत है तो रिफंड और रिप्लेसमेंट देने से लेकर तक, रॉ मटेरियल से लेकर यहाँ तक आने में सारी चीजें जो यूज हुई होती हैं वो लॉजिस्टिक्स ही होती हैं। इट इज द स्कोप ऑफ लॉजिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, superior logistics act as a major competitive weapon. It lowers operating overheads, prevent lost sale from missing stock and maximize cash flow by keeping goods moving instead of sitting idle। मतलब सही लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से कंपनी के फालतू ट्रांसपोर्ट के खर्चे जैसे फ्यूल बचना, फ्यूल और पोल्यूशन वगैरह बहुत कम हो जाता है। मार्केट में डिलीवरी फास्ट होने से कस्टमर आपके ब्रांड पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता है कि जिससे क्या होता है, कंपटीटर जो होते हैं पीछे छूट जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आप ट्राई, कोई भी अगर बिजनेस है तो वो ट्राई करता है कि वो अपने कस्टमर के रिटेंशन को 100% ही रखे। ओके, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी अच्छे से समझ लेते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, logistics directly impact customer experience, fast and reliable delivery can lead to increase customer loyalty and retention। जब आपको फास्ट डिलीवरी मिलती है किसी भी प्रोडक्ट की तो आपकी एक रिटेंशन बन जाती है उस वेबसाइट के थ्रू। जैसे मैं मिंत्रा से जैसे बहुत सामान मंगाता हूँ मिंत्रा से, तो मेरे जितने भी डिलीवर ऑर्डर होते हैं वो तो टाइम के अंदर हो जाते हैं, टाइम से पहले हो जाते हैं। तो इसने क्या किया है, मेरी रिटेंशन बना के रखी हुई है मिंत्रा पे। अब जिस दिन भी मिंत्रा का ऑर्डर मेरा हद से ज्यादा डिले होगा मैं क्या करूंगा, अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे स्विच कर जाऊंगा। इट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कॉस्ट सेविंग, optimized logistics can reduce transportation, storage and inventory cost, leading to increased profitability. It's also a part importance of logistics. Competitive advantage, efficient logistics can be a key differentiator in the market, setting a business apart from its competitor. It's also supply chain resilience, logistics management help mitigate मतलब कम कर देना disruption and ensure business continuity even in uncertain times। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, जैसे काम जल्दी पूरा हो जाना टाइम के अंदर और अच्छे से। स्ट्रीम लॉजिस्टिक प्रोसेस लीड्स टू रिड्यूस वेस्ट, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब काम की जो करने की क्षमता है उसको बढ़ा देना और काम अच्छा करना, एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। स्कोप पढ़ लेते हैं एक बार, स्कोप मैंने ऊपर बता दिया तो छोड़ देते हैं, आप रीड कर लेना। नहीं बता ही देता हूँ यार। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट को मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, ऑप्टिमाइज करना कि हुआ यानी ट्रांसपोर्ट के मोड्स को देखना, इंक्लूडिंग रूट प्लान करना, करियर सिलेक्शन करना, फ्लाइट मैनेजमेंट करना, सभी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्टोर, ट्रैकिंग, फ्लो ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल, फोरकास्टिंग, रिप्लेसमेंट, ये सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। warehousing and storage, managing storage facility including warehouse design, layout, operations, these all are the scopes of logistics। order fulfillment के अंदर क्या स्कोप होता है कि processing and delivering orders to customer including order processing, picking, packaging and shipping, these all are the scope of logistics in order fulfillment। supply chain visibility, ट्रैकिंग गुड्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन इंक्लूडिंग रियल टाइम ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं, मैंने आपको बताया तो आपकी पूरी ट्रैकिंग उसमें चलती रहती है लाइव, तो आप देख सकते हो कि आपका सामान अभी कहाँ पहुंचा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना है। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डिजाइन, designing and optimizing logistics network including location, analyze capacity, planning and network optimization। regulatory compliance, ensuring compliance with laws, regulation and industry standards including customer security and safety regulation। जैसे कोई भी आपको बिजनेस करना है तो आपको प्रॉपर लॉ फॉलो करने हैं, रेगुलेशन फॉलो करनी है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने हैं। की एक्टिविटीज, डिमांड प्लानिंग, सप्लाई प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये सब आप रीड कर लेना, मैंने आपको एक चीज समझा दी ऊपर, है ना। Logistics management impact various industries including e-commerce, manufacturing, retail, healthcare and more। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। नैना एंड ध्रुव बोथ ओपन ऑनलाइन स्टोर सेलिंग हैवी वुडन टेबल्स। मतलब नैना और ध्रुव दोनों मिलकर किसी लग्जरी वुडन फर्नीचर को बेचने का नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब जो इसमें ध्रुव ट्रीट लॉजिस्टिक्स एज एन आफ्टर थॉट, ही शिपिंग टेक्स 12 days, ट्रैकिंग लिंक
लिंक्स रेयरली वर्क एंड आइटम अराइव स्ट्रेच, मतलब ध्रुव जो है लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं, उसका सामान डिलीवर होने में 15 दिन लगते हैं, और रास्ते में टेबल जो होती हैं उस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अब नैना जो है वो नैना हु मैनेज निकूज ब्रांड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क, शी सेट अप स्ट्रेटली प्लेस्ड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स and partners with high quality freight networks. Niku can deliver tables in perfect condition within 48 hours, even though their tables are identical. Niku captures the entire market because his logistics scope is managed properly. मतलब अब वही निकू जो है, नैना जो है निकू की बिजनेस हेड है, वो एक कमाल का लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाती हैं। वो बड़े शहरों के आसपास छोटे छोटे हब्स बना देती हैं। निकू उसकी वजह से निकू का फर्नीचर सिर्फ 48 घंटों में बिना किसी स्क्रैच के कस्टमर तक पहुंच जाता है। सेम डिजाइन होने के बाद जब लोग सब निकू से ही खरीदते हैं, ध्रुव पे कोई ध्यान नहीं देता, बिकॉज ध्रुव एक तो 15 दिन ले रहा था, ऊपर से रेयरली स्क्रैचेस वगैरह भी आ रहे थे उसमें लॉजिस्टिक्स में। तो सब क्या करेंगे, स्विच करेंगे निकू की तरफ, और निकू पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। निकू कैप्चर द एंटायर मार्केट बिकॉज द लॉजिस्टिक स्कोप इज मैनेज प्रॉपरली। Now moving to our next question, question number 9, conceptual framework and technique of inventory control. Inventory control ensure a business has the perfect amount of items on hand. ABC analysis में ABC analyze होता है, मतलब dividing inventory into 3 groups based on total financial impact। मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि अपने स्टॉक पर ऐसी टाइट नजर रखना कि ना तो कोई माल खत्म हो और ना ही जरूरत से ज्यादा फालतू माल गोडाउन में भर जाए, ओवर स्टॉक हो जाए, और ये सब चीजें ना हो। इसके लिए हम एबीसी एनालाइज का यूज करते हैं। सामान को उनकी कीमत के हिसाब से 3 पार्ट में बांट देना, क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में। मतलब क्लास ए में क्या करना, बहुत महंगे आइटम कम क्वांटिटी पर बहुत टाइट सिक्योरिटी और स्ट्रिक्ट चेकिंग, जैसे डायमंड और ये सब रखना। वेरी एक्सपेंसिव आइटम रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सिक्योर स्टोरेज एंड लो स्टॉक लेवल्स। क्लास बी मीडियम वैल्यू मॉडरेट मॉनिटरिंग, मतलब मीडियम प्राइस वाले आइटम्स, नॉर्मल चेकिंग वाले आइटम रखना। क्लास सी इनएक्सपेंसिव हाई वॉल्यूम कमोडिटीज रिक्वायर लूज और बल्क कंट्रोल, मतलब कि सस्ते और बल्क आइटम जैसे स्क्रू, पैकेजिंग टेप, इनका स्टॉक खुला भी रहे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेप वगैरह में जैसे जो इलेक्ट्रिक टेप आती है ना, 10 रुपए की वो एक टेप आती है ब्लैक सी, उस टाइप की। Inventory control is all about managing and optimizing inventory level to meet business needs. Here's a breakdown. Proper breakdown है नीचे, हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव बैलेंसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, सर्विस लेवल्स एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी में काम करता है। इन्वेंट्री टाइप्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑप्शनल, एमआरओ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट को होल्ड कर देता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट होती हैं। टेक्निक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एबीसी एनालाइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम, रिसीव इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम टू मीट डिमांड, रिड्यूसिंग होल्डिंग कॉस्ट, जैसे आपने ब्लिंकिट से अभी दूध मंगाया, दूध एकदम आ गया, तो इट्स कॉल्ड जीआईटी, जस्ट इन टाइम। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी, प्लान एंड शेड्यूल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन टाइम मटेरियल रिक्वायरमेंट, जैसे एमआरपी होती है किसी प्रोडक्ट की। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, यूज डाटा एनालिटिकल्स टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स कंसिडरिंग डिमांड वेरिएबिलिटी एंड लीड टाइम्स। कोई भी जो कंपनी होती है वो एक डाटा एनालिस्ट को रखती है, जो उनका पूरा डाटा एनालाइज करके उनको बताते हैं कि ये मतलब कस्टमर की ये अभी डिमांड चल रही है, कुछ भी चीजें होती है वो सब बताते हैं उन्हें। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन, इन्वेंट्री को क्लासिफाई करना, क्लासिफाई इन्वेंट्री बेस्ड ऑन डिमांड्स, पैटर्न, वैल्यू एंड अदर फैक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर कैप्स का बिजनेस करते हो तो पुमा की कैप इस शेल मेरे को, अरमानी की इसमें, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ मिक्स कर दे रहे हो, घुसडुम पुसडुम कर रहे हो, नहीं। एज के बेस पे अपने प्रॉपर इन्वेंट्री बना के रखो, ये सारी चीजें आप जाते हैं इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन के अंदर। टूल्स एंड टेक्निक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बारकोड स्कैनिंग यूज कर सकते हो, डाटा एनालाइज यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। अब इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, नैना रन्स एन इलेक्ट्रॉनिक एंड एसेसरीज रिटेल बुटीक, मतलब बुटीक मतलब होता है ब्यूटी पार्लर। शी यूज एबीसी एनालाइज टू प्रोटेक्ट हर मार्जिन, मतलब नैना एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नैना एक बुटीक पार्लर चलाती हैं, तो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एबीसी एनालाइज को यूज करते हैं। कैटेगरी के अंदर क्या करती हैं वो, हाई एंड प्रीमियम लैपटॉप्स, ओ सॉरी, हाई एंड प्रीमियम लैपटॉप्स, बुटीक के अंदर लैपटॉप यूज करती हैं ये। ओके, आई थिंक ये बुटीक नहीं है, आप इसे करेक्ट कर लो, मैंने तो बुटीक पता नहीं क्या यार, ठीक है, ये बुटीक नहीं है, ठीक है, शोरूम है एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सामान का शोरूम, ठीक है, अब समझ आएगा आपको। सो सॉरी फॉर दिस। High end premium laptop, she orders them in small batches from suppliers. Niku and Dhruva tracks every unit by serial number in locked glass room। मतलब इसमें क्या है कि नैना इसमें क्या करती है, जितने भी उनके पास हाई एंड प्रीमियम लैपटॉप है, जैसे मैकबुक है, उन सबको एक अलग जगह पर स्टोर करके रखती है। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है, वो स्पेशल यूनिट निकालती है बाय सीरियल नंबर इन
और लेके चली जाती हैं। इट्स कॉल्ड कैटेगरी ए। अब कैटेगरी सी क्या होती है? कैटेगरी सी के अंदर चीप प्लास्टिक फोन्स, केस एंड चार्जिंग केबल्स पड़ी हुई हैं। शी buy them in massive bulk quantities and keep them on open shelves and counting them only once a month since they are cheap and low risk। इसमें कैटेगरी जो बी है जो है मिसिंग है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। कैटेगरी बी क्या है? कैटेगरी बी है जो नॉर्मल गुड्स है, मतलब जिनके सामान की मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब मीडियम प्राइस वाले आइटम, जैसे नॉर्मल फोन्स हो गए जिनकी नॉर्मल चेकिंग होती है, जैसे नॉर्मल नॉर्मल लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे। नॉर्मल फोन्स हो गए आपके, नॉर्मल नॉर्मल मोबाइल फोन, समझ आना आप, नॉर्मल मोबाइल फोन्स हो गए, एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, और लैपटॉप हो गए नॉर्मल, जैसे एचपी का लैपटॉप, सैमसंग का लैपटॉप, जो 20-30 हजार की रेंज में आ जाते हैं, मीडियम प्राइस में जो बिकते रहते हैं, जिनकी नॉर्मल सी चेकिंग होती है, ज्यादा हाई चेकिंग भी नहीं होती, ऐसा ही नहीं चेकिंग होती भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन्वायरमेंटल एंड रेगुलेटरी इश्यूज इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ओके, लॉजिस्टिक ऑपरेशन कैन नॉट रन इन आइसोलेशन, दे मस्ट ओबे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी कानून और नेचर से ऊपर नहीं चल सकती, उन्हें दो चीजों का सख्ती से प्लानिंग पालन करना पड़ता है। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल इशू, सेकंड इज रेगुलेटरी इशू। अब दोनों को पढ़ लेते हैं अच्छे से। ओके, इन्वायरमेंटल इशू के अंदर क्या जाता है? सरकार के रूल्स के मुताबिक गाड़ियों का पोल्यूशन लेवल चेक करना पड़ता है, पैकेजिंग में रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज करने पड़ते हैं, ट्रक्स का बचा हुआ इंजन जो होता है ऑयल ओपन में ना फेंकना, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब एडरिंग टू कार्बन कैप्स, टूल ऑन डिस्कार्डिंग ट्रांसपोर्ट वेस्ट लाइक इंजन ऑयल, मिनिमाइजिंग पैकेजिंग वेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर। अब एक होता है रेगुलेटरी इश्यूज, मतलब अलग अलग स्टेट में एंट्री के लिए ई वे बिल होना, कमर्शियल परमिट्स रखना, ड्राइवर के लिए ड्यूटी फार्स फिक्स होना ताकि नींद अच्छे से हो, एक्सीडेंट ना हो जाए, केमिकल ले जाने के लिए HAZMAT हजार्डस मटेरियल सर्टिफिकेट लेना, एक HAZMAT एक सर्टिफिकेट होता है, अगर आपको कोई हजार्डस मटेरियल इधर से उधर करना है तो उसके लिए आपको जरूर होता है। कस्टमर डिक्लेरेशन इन ट्रांसपोर्ट परमिट्स कमर्शियल ड्राइवर आवर्स लिमिट टू प्रिवेंट फैटिग एक्सीडेंट, जब आसान आपको बताया। इन्वायरमेंटल इश्यूज अब इसे अच्छे से समझ लेते हैं। कार्बन इमिशन, लॉजिस्टिक्स कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस मेनली फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। पॉल्यूशन, एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज ना हो बिल्कुल भी। वेस्ट मैनेजमेंट, पैकेजिंग वेस्ट, हजार्डस मटेरियल एंड एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट ऐसे ही ना फेंक देना, जैसे गंगा में फेंक देते हैं केमिकल्स वगैरह, बहुत सी कंपनियों में बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, गंगा हमारी माँ है। रिसोर्स डिप्लीशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्यूल एंड वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूज, मतलब जरूरत से ज्यादा यूज करना भी इसी के अंदर आता है, इन्वायरमेंटल इशू के अंदर। रेगुलेटरी इशू के अंदर आते हैं emissions standard compliance with emissions norms like Euro VI VSVI in India, waste management regulation, proper disposal of hazardous waste, e-waste, packaging materials, transportation regulation, adherence to transportation laws like hours of service, weight limits and traffic restrictions, custom and trade regulation, compliance with customs, traffic and trade agreements and all। अब सॉल्यूशन क्या क्या है इसके? ग्रीन लॉजिस्टिक्स को अपनाना, सस्टेनेबल पैकिंग रखना, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस रखना, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ज्यादा से ज्यादा, मतलब अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रूट ऑप्टिमाइज करना ज्यादा से ज्यादा एआई की मदद से या सैटेलाइट की मदद से, अल्टरनेटिव फ्यूल्स रखना अपने पास, सस्टेनेबल पैकेजिंग रखना, यूज बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और यूजेबल पैकेजिंग मटेरियल, पन्नी का पॉलिथीन का बिल्कुल भी यूज ना करना जो अनरिसाइक्लेबल है, ज्यादा से ज्यादा पैकेजिंग मतलब यूज करना, जो होते हैं ना कार्डबोर्ड के पॉली बैग्स जो होते हैं, पेपर के पॉली बैग्स सब यूज करना। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस मतलब स्टे अपडेटेड विद रेगुलेशन एंड इंश्योर एडरेंसेस। फोर्थ आपका, मेरा गला बहुत ज्यादा दुख रहा है। आपको सच बताता हूँ, मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था कि आप 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि मेरे मेरे गले में थ्रोट स्वेलिंग आ गई थी, मेरे को गले मतलब सूज जाना टाइप। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा बात करते हैं किसी से। अब मैंने कहा कि मैं बात नहीं करता, बस मेरी एग्जाम के टाइम पे मेरी ज्यादा वीडियो हो गई थी, 1.5-2 घंटे की वीडियोस थी, तो उस वजह से मेरे को बहुत बोलना पड़ता था, तो उस वजह से गले में काफी दर्द था। अभी भी जैसे मैं अभी फील कर पा रहा हूँ कि जैसे मैं सलाइवा को इनटेक कर रहा हूँ, मतलब टक रहा हूँ एक तरह से, तो मेरे को अजीब सा हल्का सा पेन फील हो रहा है गले में। हाँ, तो मैं एक बार पानी पी लेता हूँ प्लीज, आपको 2 मिनट का, 1 सेकंड मेरे को, 1 सेकंड मेरे को पानी पीना है। आप यहाँ से स्किप इसे 10 सेकंड आगे कर देना है ना, पानी पी लेता हूँ एक बार। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी। मैं इसे ट्राई करूंगा कि यहाँ से मैं कट कर दूं, अगर कट नहीं कर पाया तो उसके लिए आप मेरे को माफ कर देना प्लीज, बस थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
थैंक यू सो मच। अगर आपने मैं ट्राई करूंगा कि ये वाला पार्ट कट कर दो 10-20 सेकंड, ठीक है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 की तरफ, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, मतलब लिवरेज टेक्नोलॉजी लाइक जीपीएस ट्रैकिंग यूज करना, आईओटी यूज करना, डाटा एनालिटिक्स यूज करना, ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक ऑपरेशन। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन 10 भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर, एक क्लियर की स्पेलिंग ये होती है ना, CEAL नहीं, हमारी भाषा में किल ईयर, किल कर दिया हमने, कॉन्सेप्ट बिल्कुल किल कर दिया और कानों से सुन लिया। ओके, अब एग्जाम्पल है इसका क्या। अब मान लो ध्रुव जो है ऑपरेट्स अ मेजर क्रॉस कंट्री फार्मास्यूटिकल pharmaceutical logistics company shipping climate sensitive medicine and chemicals at a state border checkpoint. Regulatory officers Nana and Niku flag down his vehicle. They check his refrigeration logs, vehicle emission records, and hazardous cargo license. If Dhruv neglect these regulatory steps, Nana and Niku will issue severe fine and impound his fleet, providing that regulatory compliance is vital to keep a business running safely. अब क्या मतलब है इसका, मान लो ध्रुव एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स फर्म में मेडिकल इमरजेंसी ड्रग्स एंड लिक्विड केमिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्टेट बॉर्डर के चेक पोस्ट पर गवर्नमेंट अथॉरिटी चेकिंग ऑफिसर नैना और निकू ध्रुव के ट्रक्स को रोकते हैं। नैना ट्रक के फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करती हैं, निकू जो है वो केमिकल कार्गो का लाइसेंस, सेफ्टी मैनिफेस्टो, ये सब चीजें मांगती हैं। अगर ध्रुव ने रेगुलेटरी रूल्स नहीं दिए, लापरवाही की होगी, तो उसके पेपर कंप्लीट नहीं होंगे, तो निकू और नैना उसके ट्रक्स को आगे बढ़ने नहीं देंगे स्टेट के अंदर। उसे वहीं पे सीज करवा सकती हैं, उसे उसके लाख का करोड़ का फाइन लगा सकते हैं, जिससे ध्रुव का पूरा बिजनेस बंद हो सकता है, बंद होने की कगार पे आके खड़ा हो सकता है अगर नैना और निकू नहीं बिकी। जैसे मतलब बहुत बार होता है ना कि अब यहाँ पे मान लो ध्रुव ने अब 50,000 रुपए नैना को दिए, 50,000 निकू को दे दिए, और उन्होंने फ्लैग डाउन, मतलब फ्लैग अप कर दिया, डाउन की जगह फ्लैग अप कर दिया, और ध्रुव के जो कंटेनर है उसको जाने दिया। तो ये बहुत गलत है, बिकॉज करप्शन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन है। आज आप किसी को 50,000 रुपए दो और कोई भी काम करवा लो। बट आई फील कि नैना और निकू एक ईमानदार ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हो और गवर्नमेंट ऑफिसर, जिस भी फील्ड की ऑफिसर हो, अथॉरिटी चेकिंग ऑफिसर हो, और ये अच्छे से ध्रुव का जितना भी सामान वगैरह उसे चेक करें, और उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, या कोई भी कार्गो, सबसे मेन होता है केमिकल कार्गो का जो लाइसेंस होता है वो नहीं है, तो उसे तुरंत वो कर ले। उसका नाम होता है HAZMAT। ये आपको लाइसेंस चाहिए होता है अगर आप केमिकल हाइजेडस जो है वो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उधर से उधर, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट। अब हमारे शॉर्ट 10 क्वेश्चन तो हो गए, अब हमारे 3-4 शॉर्ट में बचे हैं, ये भी हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस, ठीक है। ये आई होप, मैं ये एक काम करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, आप इसे रीड कर लेना, या मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। चलो करा ही देता हूँ। व्हाट इज दिस, फर्स्ट मीनिंग, पहला है हमारा प्रोक्यूरमेंट साइकिल। मीनिंग, द प्रोक्यूरमेंट साइकिल रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये एक स्टार्टिंग स्टेज होती है, इन्वॉल्विंग एक्यूरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इट इनकम्पोज एक्टिविटीज फ्रॉम आइडेंटिफाइंग नीड टू फाइनल पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। मतलब स्टेप समझते हैं, स्टेप्स। नीड आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, सप्लायर सिलेक्शन, नेगोशिएशन, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी, पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। मतलब सबसे पहले आपने क्या करा, एक नीड आइडेंटिफाई करी, रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाइंग डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट आपने स्पेसिफाई करा, उस चीज को डिफाइन करा आपने, स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। थर्ड, आपने सप्लायर का सिलेक्शन करा कि यार मैं ना इस वाले बंदे से सामान लूंगा, इस वाले से नहीं लूंगा, और क्यों नहीं लूंगा, तो आपने पूरा प्रॉपर रिपोर्ट बनाया कि हाँ भाई, और आपने एंड में चूज कर लिया, हाँ भाई मैं इस वाले बंदे को चूज करूंगा। आप क्या करोगे, आप नेगोशिएशन करोगे, नेगोशिएटिंग टर्म्स, प्राइसेस, कॉन्ट्रैक्ट विद इन द सप्लायर। आप उससे बोलोगे यार हमको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो आप प्राइस थोड़ा कम कर दो, हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दो, एंड एक्सेट्रा। अब आप उससे ऑर्डर परचेज आप प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस, इशूइंग अ परचेज ऑर्डर टू द सिलेक्टेड सप्लायर। आप उसी बंदे से ऑर्डर प्लेस कर दोगे। डिलीवरी, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग गुड्स एंड सर्विस। आप जब आपको डिलीवरी हो जाएगी तो आप पूरा का पूरा देखोगे, हाँ भाई मेरे को पूरा डिलीवरी हो चुकी है। अब आप करोगे इसकी पेमेंट करोगे, प्रोसेसिंग पेमेंट टू द सप्लायर। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लायर परफॉर्मेंस। दीज ऑल आर द नेसेसरी स्टेप्स इन प्रोक्यूरमेंट साइकिल। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कॉस्ट सेविंग होती है, इससे क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है, रिस्क मैनेज हो जाता है, एफिशिएंसी हाई रहती है। कॉस्ट सेविंग मतलब इफेक्टिव प्रोक्यूरमेंट कैन रिड्यूस कॉस्ट थ्रू द बेटर प्राइसिंग एंड सप्लाई डील्स। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर गुड्स और सर्विस मीट रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेट रिस्क रिलेटेड टू सप्लायर परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस। एफिशिएंसी स्ट्रीमलाइंस द एक्वाजिशन प्रोसेस, इंप्रूविंग ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी को ही इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हमारा डिजिटल आउटसोर्सिंग, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, तो हम इसे पढ़ लेते हैं फिर से। लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और 3PL, ऊपर पढ़ा था ना हमने, मैंने ऊपर अच्छे से नहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ा देता हूँ। is the practice of contracting external service providers to handle some or all of a company's logistics activities such as transportation,
warehousing, inventory management and distribution. These all are the parts of third party logistics or 3PL. रीजंस क्या होते हैं इसके? रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट, से जो ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाती है, एंड फोकस ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, गेन एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज एंड एडवांस लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी, improve flexibility and scalability in handling fluctuating demands, simplifying logistics process and management. Advantage क्या है इसकी? cost saving through economics of scale and optimized operations, enhance and serve quality and delivery performance, ability to leverage providers network and infrastructure, risk sharing and better compliance with regulations. These all are the advantages of आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक्स. इस चीज क्या है, इसमें लॉस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, इसमें से बाहर के लोग इस चीज को मैनेज करते हैं. लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन एंड सर्विस क्वालिटी, पोटेंशियल कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है परफॉर्मेंस की, रिलायबिलिटी एंड जवाबदेही भी खत्म हो जाती है एक तरह से. मैनेजिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स एंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स इफेक्टिवली, ज्यादातर इफेक्टिव नहीं होती है चीजें. अब हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा. टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, functions and importance. Type of warehouses मतलब distribution warehouses stores finished goods for quick dispatch of to retailer customers. Storage warehouse hold inventory for longer periods focusing on space optimization. Private warehouse owned by a company for its own use. Public warehouse offers storage services to multiple business or a rental basis. कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस स्पेशलाइज्ड फॉर परशेबल गुड्स, मतलब परशेबल गुड्स वो होते हैं जो कि जल्दी खराब होने वाले, जैसे दूध दही, रिक्वायरिंग टेम्परेचर कंट्रोल. फंक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसेज, provide storage space for inventory reduction, production distribution gaps, enable inventory management and order fulfillment efficiency, मतलब बहुत जल्दी ही इन्वेंट्री को मतलब फुलफिलमेंट कर देता है किसी भी ऑर्डर की. हेल्प इन बफरिंग सीजनल्स टाइम एंड डिमांड फ्लक्चुएशन, जैसे बफरिंग मतलब होता है कि फ्लक्चुएट होना डिमांड, कभी मेरे को दूध चाहिए, कभी मेरे को पनीर चाहिए, दही चाहिए, सबको मैनेज करता है इन्वेंट्री. फैसिलिटेट consolidation and break bulk operation for logistic optimization, support value added service like packaging or labeling. These all are the importance and function और importance एक ही बात है of warehouse. ठीक है, warehouse क्या क्या help करता है. This is our last question. Finally ये हमारा last question है. What is the meaning of transportation documents? Transportation documents are official papers that record the movement of goods from one location to another. ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो वो ऑफिशियल पेपर होते हैं जो एक गुड्स के मूवमेंट के लिए सूरत से लेकर नोएडा जाने वाले गुड्स के हर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखता है. उसमें लोकेशन सब कुछ लिखा होता है उसमें. दे प्रोवाइड डिटेल्स लाइक शिपमेंट ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल कंटेंट क्या है, सामान अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है इन लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग. दीज ऑल आर द बेसिक थिंग्स विच आर रिटन इन ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स. इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? बिलिंग ऑफ लैंडिंग, शिपिंग इनवॉइस, डिलीवरी चलान, डिस्पैच नोट, कंसाइनमेंट नोट, वे बिल, फ्राइट मैनिफेस्टो, पैकेजिंग लिस्ट, सारी चीजें होती हैं. सिग्निफिकेंट एंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस भी होता है यहाँ. ओके, दे इंश्योर स्मूथ लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस बाय प्रोवाइडिंग प्रूफ ऑफ शिपमेंट, facilitating inventory control, enabling accurate billing, adding customer clearance, and helping track goods for efficient warehousing and supply chain management. These all are the importance of transportation documents. So finally हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है. मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया, बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया, बहुत ही अच्छे पेस के साथ समझाया कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाए. सो आई होप कि आपको एक एक चीज समझ आई होगी. हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पढ़ा हो. हमने ये भी पढ़ा, हमने इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ा, हमने कस्टमर सर्विस पढ़ी, हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पढ़ी, कस्टमर सक्सेस पढ़ी, ग्रीन लॉजिस्टिक्स पढ़ी, हमने मटेरियल हैंडलिंग पढ़ी, लॉजिस्टिक्स पढ़ी, हमने एससीएम पढ़ा, हमने अच्छे से इंपॉर्टेंस पढ़ा, हमने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ा, हमने इन्वायरमेंटल एंड रेगुलेटरी इशूज भी पढ़े. सो दीज ऑल फ्रॉम माई साइड. ये हमारी इस वाले आपकी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए लास्ट वीडियो होने वाली है. अब पता नहीं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के एग्जाम में से कोई बचा होगा तो मैं उसके कमेंट्स आ रखे होंगे तो मैं वो करा दूंगा, वरना आई होप कि खत्म. अब बट आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इस वीडियो के बाद हमारा साथ जो है वो नहीं खत्म होगा. मैं आपके लिए एज अ मेंटोर, एज अ भाई, एज अ दोस्त हमेशा हूँ, अवेलेबल रहूंगा. व्हाट्सएप पे आप मेरे को कहीं पे भी, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो. किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई आपको अलग हेल्प चाहिए हो, किसी भी चीज में अपना पूरा ट्राई करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो. अगर आप यहाँ तक मेरे को सुन रहे हो ना, इट्स मीन्स अ लॉट. अगर आप मेरे को यहाँ तक सुन रहे हो ना, प्लीज एक कमेंट में मेरे को एक हार्ट नहीं, 4 हार्ट, मतलब जो 4 दिल होते हैं लगातार, 1 2 3 4, आपको ये भेजने में समझ जाऊंगा कि आप वो बच्चे हो जिसने मेरे को लास्ट तक सुना था. मैंने लास्ट में क्या आपसे बोला था वो आपने किया. सो इट्स रिक्वेस्ट कि आपने यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज ये 4 दिल वाला प्लीज करना. मैं प्लीज कमेंट में ज्यादा ध्यान दूंगा कि किस बच्चे ने 4 दिल भेजे और उसी पे मैं अपना एक दिल चिपका दूंगा ऐसे करके, है ना.
सो प्लीज ये आपसे मेरी इंतजार रहने वाली है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, एग्जाम अच्छा नहीं जाता है तो भी निराश नहीं होना है, एग्जाम बहुत अच्छा जाता है तो खुश होना है। बट कभी हार नहीं माननी है, खुद से लड़ना है, खुद से जीतना है, खुद को हराना है। सो कभी भी अगर आप किसी भी चीज से परेशान हो तो आप फील फ्री टू रीच मी, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग मी एज अ भाई, एज अ मेंटोर, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। सो वीडियो को एंड करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इट्स 11:11 PM जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं एक भगवान से विश करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम, जो जो बच्चा देख रहा है, बहुत बहुत अच्छा जाए। जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं सब एग्जाम में, और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आप यकीन करो किसी में बैक नहीं आएगी। अगर आपने मेरे से, हमने स्टडी स्मार्ट कॉमर्स से पढ़ा है ना आपने, आप यकीन करो किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक आने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने आपको प्लान भी पढ़ाया, हमने सोर्स भी पढ़ाया, मेक पढ़ाया, डिलीवर पढ़ाया, रिटर्न पढ़ाया, हर एक चीज पढ़ाई। आपका 21 जुलाई को एग्जाम है, ट्यूसडे को। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देके आना, यहीं मिलूंगा, आके बताना कि कैसा गया एग्जाम। अच्छा नहीं गया हो तो भी मैं बता लूंगा, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा एनालाइज करूंगा, ज्यादा डीप एनालाइज करूंगा अपने आपको अच्छे से अच्छी चीज दूंगा, बेहतर से बेहतर करूंगा आपके लिए। सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज एक लाइक करना, प्लीज एक लाइक करना, प्लीज एक कमेंट छोड़ना छोटा सा, और एक वीडियो को शेयर करना अपने इग्नू के दोस्तों के साथ। सिर्फ इग्नू ही नहीं, किसी भी, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ड्यू से या सोल से, और आपका सब्जेक्ट का नाम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, तो आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये 50 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें इसके 30 तो आराम से आ जाएंगे आपके, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम वीडियो को एंड करते हैं, ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है शायद आपके इस सब्जेक्ट की, और इसके बाद आपका एग्जाम भी नहीं है कोई। सो ये लास्ट एग्जाम है आपका, इसके बाद आराम से 1-2 महीना आराम से रेस्ट करना, खुद को टाइम देना, आउटिंग पे चले जाना पहाड़ वहाड़ों में, और जहां मन करे घूमना फिरना, क्योंकि एग्जाम खत्म, आपका सेकंड ईयर भी खत्म हो जाएगा इग्नू के साथ। फिर आपका थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर में फिर से हम वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। और बस ये हमारी लास्ट वीडियो है। सो एक एंड करने का यार मन सा नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट वीडियो होती है ना, मतलब एक फेयरवेल टाइप होता है कि अब इसके बाद वीडियोस नहीं आएंगी। हेलो एवरीवन, मतलब जैसे बोलता हूँ मैं हमेशा कि हेलो एवरीवन, दिस साइड अनुराग चौहान, वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म स्टडी स्मार्ट कॉमर्स। बोलने को नहीं मिलेगा जल्दी से आप सभी बच्चों के साथ। एक छोटा सा वो बन गया था बॉन्ड सा, कि आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, जो जो जिसने मेरे को बोला वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने उन्हीं व्हाट्सएप वाले बच्चों, और जिसने मेरे को कमेंट किया है यूट्यूब पे, उन्हीं बच्चों की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना मेरे कोई मतलब सोचा ही नहीं था मैंने कि इसकी वीडियो देनी है। मैंने बस सोचा था क्वेश्चन एनालाइज करके क्वेश्चन दे दूंगा, बट स्टिल मैंने ये वीडियो बनाई। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को आप जैसी ऑडियंस मिली, जो मेरे साथ है और मेरे को लाइक करती है, कमेंट करती है और मेरे साथ है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बस आप हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा करो, मेरी भगवान से प्रे है कि आप जो जहां भी, जिस भी फील्ड में जाओ, जो भी करो, आप बहुत अच्छा करो, और भगवान आपको सद्बुद्धि दें और एक पेशेंस दें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा हर चीज में। बिकॉज हर चीज इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। कोई और अगर वो कर रहा है और वो आसान दिख रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप भी करोगे तो आपके लिए भी आसान नहीं। सो आपको प्रिपेयर रहना है वर्स्ट से वर्स्ट के लिए, हमेशा अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है आपको। हमेशा कभी भी बुरा नहीं मानना किसी चीज का, कभी भी दुख नहीं होना, और किसी भी चीज से हताश निराश नहीं होना। बस इतना ही कहूंगा। अगर आपकी लाइफ में दुख है तो एक शायरी मैंने अपने सर से सीखी थी, वो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुख मेरे साथ बड़ी दूर तक चले, कि दुख मेरे साथ बड़ी दूर तक चले, जब पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। आपको नहीं थकना है, आपको नहीं हारना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ योर सक्सेस। सो प्लीज, इट्स माय ह्यूज, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और दैट्स ऑल। उन्होंने आपके लिए बहुत किया है, आप भी रिटर्न में उनके लिए बहुत करो, जितना आप कर सकते हो। उन्होंने आपके लिए 2 किया है तो आप उनके लिए 2 करोड़ करो, 2 करोड़% करो, जितना आप कर सकते हो करो उनके लिए यार, क्योंकि वही लाइफ है। और दैट्स ऑल। आप जहां भी रहो अपनी लाइफ में खुश रहो, खेलते रहो, हंसते गाते रहो, स्माइल रखो चेहरे पे, एक अच्छा सा, मतलब अपना पॉजिटिव माइंड सेट रखो, हर चीज को लेके पॉजिटिव रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ये लास्ट वीडियो होने वाली है, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने बहुत बोल लिया, अगर आपने मेरे को यहाँ तक सुना है ना, आप यकीन नहीं कर सकते, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे को यहाँ तक सुन रहे हो। इट्स इज वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो दैट्स ऑल दिस साइड, Anurag Chauhan signing off. Till then, take care, stay safe, stay healthy, stay blessed. God always bless you and all the very 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 best for your exam. अच्छे से एग्जाम लिख के आना, एक एक चीज को अच्छे से सोचना, उसके बारे में लिखना, विद एग्जाम्पल उसको डिफाइन कर देना। इग्नू में जितने बच्चे चेक करते हैं एग्जामिनर, वो एग्जाम्पल देख के ऐसे मार्क्स दे देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है।
सो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। मन तो नहीं कर रहा एंड करने का, लग रहा है कि बोलता रहूँ, आपसे बातें करता रहूँ, बट यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है ना, ऐसे होता कि आप मेरे सामने बैठे और मैं आपको तब पढ़ा रहा हूँ, तो एक तो पहले किसी चीज़ होती, बट अब जैसे हम यहाँ पे वन साइड बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, पता भी है नहीं कि आप सुन भी रहे हो मेरे को यहाँ तक या नहीं सुन रहे हो, आपने स्किप कर दिया या कुछ, आपने वीडियो ऑफ कर दिया, नहीं पता नहीं, बट चलो ठीक है यार, अब ये लास्ट है वीडियो एग्जाम आपका, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, खत्म करते हैं यार, ओके बाय बाय।